तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एक और नए एपिसोड के साथ। जो भी हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में इसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रही होती है और चिल्ला चिल्ला कर कह रही होती है कि जी आओ मियाँ, इस तरीके से बस मारी गई। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमें इतनी ज़्यादा परेशानियों का सामना करने के बाद भी अंत में हमें क्या मिलेगा, एक इस तरीके की मौत। लेकिन इसकी ये बात सुनने के बाद आशु को बिल्कुल भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और वो मुझसे कहने लगते कि एटलीस्ट कम हम तो अब अभी जिंदा है ना। लेकिन इस चीज को ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। इसका गुस्सा मतलब फूट फूट कर बाहर निकल रहा था और कह रही होती कि मैंने कोई ना कोई रास्ता तो जरूर ढूंढ लूंगी इस नरक से बाहर निकलने का। और ये जगह बहुत ही ज्यादा भयानक है। एक किसी कोने में बैठ कर ये लोग बातें करने में लगे थे। तभी हमें 3 साल बाद दिखाया जाता है जहां पर जाओ जुओ फिर से किसी की बॉडी के सामने बैठा होता है और किस तरीके से उनकी सभी लड़कियों के सामने उसकी बॉडी पड़ी हुई है। जब आंसू ये सब देखती है तो वो पूरी तरीके से शॉक हो जाती है और उसके पसीने छूट जाते हैं घबराहट के कारण। और उसे पता चलता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि मैं आर वही फ्रेंड जो कि बाहर निकलने की बात कर रही थी। तभी जाओजू उससे कहने लगता है, क्या तुम्हें इस बारे में पता है कि मैंने तुम सभी को यहाँ पर क्यों बुलाया है। वहां पर पूरी तरीके से सन्नाटा छा गया होता है। सभी लोग यही सोच रहे होते हैं कि अब हमारे साथ क्या होगा। जहाँ पर ये फैटी गुस्सा करते हुए उन्हें दिखाता है और कहने लगता है, ये कमीनी बेवकूफ कहीं की आरू, मैंने इसे मिनिस्टर क्वाइन के पास भेजा था 1 साल पहले, लेकिन इसने मुझे धोखा देने की कोशिश की। वो तो फॉर्चुनेटली हमारी किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी थी कि ये लॉर्ड क्वाइन थे। उन्होंने पता है कि आखिरकार चीजें किस तरीके से काम करती हैं और इसलिए उन्होंने मुझे वापस इस लड़की को मेरे पास भेज दिया और उसके मुंह को अपने पैरों से कुचलना चालू कर देता है जिससे कि ब्लड निकलता है उधर से। और सभी को डराते हुए कहने लगता है कि मैंने उससे कहा था और पहले उसे बता दिया कि इसे अपने पास रखना। आखिरकार मैं इसको या फिर उसकी वुमन को क्यों डिसिप्लिन करने लगा, लेकिन उसे इस बात का डर था कि वो मुझे सरप्राइज कर देगी उस कोर्ट में। तो इसने यहाँ पर बिना कुछ सोचे समझे उसे तकिए से मार दिया। और तो और ये भी बताया कि जो कि तुम्हारे बगल में सोने में लगी है वो इतनी ज्यादा भरोसेमंद नहीं है जितना तुम्हारे पिलो है। और ये हंस हंस कर सभी को बताने लगता है। जब आशु इसे देखती है, आई मीन जाओशु इसे देखती है, तो उसके मन में एक अजीब तरह का डर और खौफ बन जाता है। इसकी एक्सप्रेशन देखकर ही आप बता सकते हो। तो फैटी उसके पास आता है और उससे कहने लगता है कि जाओशु, मैं तुम्हें सबसे ज्यादा वैल्यू करता हूँ यहाँ पर, तुम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। और उसके बाल पकड़ उठाता है और उससे कहने लगता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम कभी भी मुझे मेरे साथ गद्दारी नहीं करोगी और मुझे धोखा नहीं दोगी। मैंने सही कहा ना। तभी वो बिना कुछ एक्सप्रेशन बनाए हुए उससे कहने लगती है कि आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। मुझे काफी ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील होने में लगा हुआ है। मैं कभी भी आपके साथ गद्दारी नहीं करने वाली। ये सुनकर फैटी काफी ज्यादा खुश होता है और उससे कहने लगता है कि अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। जितना मैं ज्यादा तुम्हें इस पार्ट से ज्यादा नफरत करता हूँ, आई मीन मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहता, मैं इस बात से बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ। लेकिन अब फाइनली वह समय आ चुका है कि अब तुम्हें तुम्हारे काम की जगह पर बिठाया जाए। अब तुम्हें ये जगह छोड़कर जानी पड़ेगी। आखिरकार मैं तुम्हें सबसे ज्यादा मोस्ट इनफेमस वेस्ट्रल यानी कि क्वाइन नेशन के सबसे ज्यादा बेकार बंदे के पास भेजने वाला हूँ। क्या तुम सेटिस्फाई हो इस बात से। और इस तरीके से कहानी की उसकी मेमोरीज उसके दिमाग में बार बार घूम घूम कर आने लगती है। और जब उसे पता चलता है कि हमारे एमसी ने यानी कि वहाँ के एम्पर ने, वहाँ के अभी के करंट किंग ने उस जाओजू यानी कि उस फैटी को जाओजू को ऑलरेडी मार दिया है, वो भी अपने हाथों से। और ऐसे वैसे नहीं मारा, पूरा भर भर के मारा है, पूरा बदला ले लेके मारा है। और उसे मारने के बाद सर मूंछ मुड़वाने के बाद सीधे जाकर किसी खम्भे पर लटका दिया। और इस बात से मैं बहुत 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 सेटिस्फाई हूँ। इसकी इस बात को देखकर इसकी जो एक्सप्रेशन होती है वो वाकई में बहुत ज्यादा अलग होती है। और जब उसका पूरा चेहरा खून से रंगा हुआ था तो कहानी प्रेजेंट में आ चुकी होती है, जहां पर ये बंदा पूरी तरीके से कंफ्यूज होता है इसकी एक्सप्रेशन देखकर। उससे कहने लगता है, क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है, तुम पागल तो नहीं हो गई हो। तुम कहना चाहती हो कि वही एक ऐसा मैन है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, और तुम लॉर्ड के ऑफर के रिजेक्ट कर देती हो, वो भी उस वेस्टल उस बेवकूफ के लिए। अब जबकि तुम मेरी बात मानने से मना कर रही हो, मैं तुम्हें इतना ज्यादा बढ़िया ऑफर दे रहा था, तो अब तो तुम्हें इसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी। और वो पागलों की तरह अपने सर से उस पिन हेयर पिन को निकालता है और जाओ शुओ पर कूद पड़ता है उसे मारने के लिए। और चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम इस बार में भूलना भी मत कि इस सिचुएशन से निपटने के लिए मेरे पास दूसरे तरह के भी मौजूद होते हैं। और वो दूसरी वाली लड़की से उससे कहने लगता है कि हे, तुम इस बेवकूफ से निपटने में मेरी मदद करो। और वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कहती और सोचते सोचते थोड़ा समझ ना पाती है कि अब इस सिचुएशन में करना क्या चाहिए। तो जहाँ पर वो बंदा आशु को, आई मीन जाशु को बता रहा होता है कि तुम्हें पता नहीं होगा कि ये जो लड़की सामने खड़ी हुई है वो किसी श्रूड मर्चेंट की डिसेंडेंट है। वो तुम्हारी इतनी बेवकूफ तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली कि वो तुम्हारा साथ देगी। वो जानती है कि कब और क्या और कैसे इसे करना चाहिए। लेकिन तभी अचानक से कहानी में ट्विस्ट आता है। ये इसे धोखा न देते हुए इस बंदे के ऊपर एक तलिस्मान लगा देती है, जिसको देखकर ये बंदा पूरी तरह से कंफ्यूज और शॉक, समझ नहीं पा रहा होता कि आखिरकार इसने मुझे धोखा क्यों दिया। और जैसे वो तलिस्मान
इसके सर पर लगता है तो इसकी बॉडी जलना चालू हो जाती है और जोर जोर दर्द के मारे वो जोर जोर से चिल्लाना चालू कर देता है। जाओशू पूरी तरीके से कंफ्यूज और सोच रही होती है कि ये सब क्या चल रहा है। जब इसकी बॉडी पूरी तरीके से जल रही होती है तो आग बबूला होने लगता है। आज आसपास का जो पूरा इलाका है वो इतना गर्म होने लगता है कि जाओशू उसकी हीट को झेल नहीं पाती और पीछे की तरफ भग जाती है। तभी ये सामने आती है और देखकर काफी सरप्राइज वाला एक्सप्रेशन बनाती है और अगले ही पल वो बंदा जलकर राख हो जाता है। और उसके बाद वो दोनों उस बंदे मरे हुए बंदे के बगल में बैठकर ऐसा एक्सप्रेशन बना रहे होते हैं, न जाने कितना बड़ा पाप कर दिया हो इन्होंने। और घबराते उससे कह रही होती है कि जो तलिस्मान मुझे दिया था आशा ने, ये मैंने अपने इम्पोर्टेंट काम के लिए बचा कर रखा होता। मैंने सोचा था कि वो तालिस्मान सिर्फ और सिर्फ इस बंदे को थोड़ी देर के लिए फ्रीज कर कर रखेगा, लेकिन किसने सोचा था कि ये बंदा तो सीधा निपट लेगा यार। मतलब इसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे यार। मतलब ये सिर्फ इसे रोकना चाहती थी लेकिन इसने तो भून के रख दिया। जहाँ पर जाओशू उसे बताती है और कहने लगती है कि मुझे पता है कि जो तू क्लैन है उसने फैन क्लैन को पूरी तरीके से वाइप आउट कर दिया था काफी समय पहले। अगर तुमने वाकई में इसका साइड लिया होता और क्वाइन जिन की तरफ भाग गई होती बचकर अपने आप को बचाने के लिए, तो तुम्हारे पास एक परफेक्ट मौका था अपना बदला लेने के लिए। तो मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही है कि आखिरकार तुमने मेरी जान क्यों बचाई और तुम आखिरकार चाहती क्या हो, तुम्हारी इच्छा क्या है। ये बात सुनने के बाद थोड़ा घबराती है और उससे पूछने लगती है, क्या तुम इस तरीके जिसने तुम्हारी जान बचाई थी तुम इस तरीके से ट्रीट करोगी क्या उसको। तभी जाओशू उससे कहने लगता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन जो मेरे पास्ट में हुआ है उसके कारण मेरी एक हैबिचुअल सस्पिसियसन की खुद की एक मेंटलिटी बन चुकी है। और तो और तुम अभी भी एक फैन हो, यानी कि जिसको वाइप आउट कर दिया था तू क्लैन ने। ये सुनकर वो उसे बताती है अपने बारे में और कहने लगती है कि बल्कि मैं जो ट्रेटर था एक्चुअली में, और उस बंदे ने मेरी सारी की सारी पोल खोल दी और मेरी सारी की सारी सच्चाई बाहर निकाल दी। भाई जिसको अभी भून के रखा था इसने सब कुछ बता दिया इसके बारे में कि इसके पास्ट के बारे में, कौन थी, कैसे आई, क्या हुआ और कब हुआ। तभी वो सोचती है कि ठीक है अब तुम्हें मेरे बारे में पता चल चुका है, तब मैं क्या ही कर सकती हूँ। ठीक है अगर मैं तुम्हें बता भी देती हूँ तो तुम्हें शायद मेरी बात पर भरोसा भी नहीं होगा। ये बात सुनकर जाओशू थोड़ा सोचने लगती है, लेकिन तभी ये लड़की उससे कहने लगती है, खैर मैं इसलिए तुम्हारा साथ दे रही हूँ कि अगर मैंने इस किंगडम को खो दिया इस समय पर तो ये मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक नुकसान वाली बात होगी और कुछ भी नहीं। एक समय हुआ करता था जब यहाँ पर जो फैन फैमिली कंट्रोल किया करती 3% क्वाइन की करेंसी को जो कि माइन कर आया करती थी, और उस समय पर जो भी 3 सिल्वर इग्नोट आती थी उनमें से एक सिल्वर इग्नोट तो फैन नेम की रहा करती थी। लेकिन उस ओल्ड थीफ तू क्वेंजा ने जब हमारे पूरे क्लैन को वाइप आउट कर दिया तो वो सारे के सारे सिचुएशन पूरी तरीके से बदल गई और सब कुछ बस एक राख बनकर रह गया। लेकिन भले ही वो इतना सब कुछ हो चुका है, पर जो ट्रेड सिस्टम फैन फैमिली के द्वारा अभी तक बनाया गया था वो अभी भी क्वाइन किंगडम में चलता हुआ आ रहा है। वहाँ के जो रूट्स हैं उन्हें तबाह करना इतना ज्यादा आसान नहीं था, और इस तरीके से जो मेहनत मेरी फैमिली ने की थी इस सिचुएशन को बनाने के लिए, सिस्टम को बनाने के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि मैं इस चीज को किसी और बंदे के हाथों में लगने दूं, और किसी आउटसाइडर के हाथ में तो बिल्कुल भी नहीं। क्या अब तुम्हें समझ में आया कि आखिरकार मेरा मकसद क्या है। अगर मैं किसी मरे हुए बंदे के बदला भी ले लेती हूँ तो मुझे थोड़ी बहुत तो सर्टिफिकेशन मिल सकती है, लेकिन एंड में आकर यहाँ पर फैमिली के लिए कुछ भी नहीं बचेगा और वो पूरी तरीके से बुझा ली जाएगी। और तुम तो जानती हो कि एक मर्चेंट फैमिली से हूँ मैं, तो एक मर्चेंट वाला ही दिमाग है मेरे पास। आखिरकार मुझे जो चाहिए वो कुछ नहीं, बल्कि मैं जो सिल्वर्स है ना उस पर मेरे फैन फैमिली का नाम चाहिए, वो भी मल्टीपल टाइम, और जितना ज्यादा हो सके वो सिल्वर इग्नोट्स मल्टीप्लाई होंगी उतना ज्यादा मेरी रेपुटेशन बनी रहेगी हमारे फैमिली की। मेरे ग्रैंडफादर ने एक बात मुझसे कहा था कि मर्चेंट को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, उसे अब सबसे पहले तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा, और वो तुरंत के जो फायदे होते हैं ना ऑन द स्पॉट उस पर ना सोचते हुए ग्रांड स्कीम्स के बारे में सोचो कि आखिरकार फ्यूचर में क्या हो सकता है, कितनी प्रोबेबिलिटी है इसके फायदे मिलने की हमें। तुम्हें क्या लगता है कि जो डिस्क्रिप्शन मैंने बताई है क्या वो परफेक्टली फिट होती है वो मेरे जैसे बंदे के पास, और काफी खुश नजर आ रही होती है ऐसा बताते हुए। मुझे पता है कि मैं तू ये को पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन अब जो फैन फैमिली की सिमिलरिटीज है वो उसी के बराबर, मतलब उसी की जैसे सोचता है, और वो मेरी मदद कर सकता है हमारी लेजेसी को वापस से रिस्टोर करने के लिए, और क्वाइन किंगडम को और ज्यादा, यहाँ का जो कॉमर्स है ना उसकी वैल्यू को और ज्यादा वापस से बढ़ा सकता है। हमारी फैन फैमिली एक बार फिर से रूल कर सकती है इसके कॉमर्स सिस्टम पर, और इसीलिए मैं यहाँ पर तू ये के फ्यूचर के ऊपर बैट करने के लिए तैयार हूँ और इस सिटी को डिफेंड करने के लिए तैयार हूँ। साफ साफ शब्दों में तुम इसे इन्वेस्टमेंट कह सकती हो। ये बात सुनने के बाद मुझे सोचती है उससे कहने लगती है कि ओह इन्वेस्टमेंट, वह हमेशा कहा करता था कभी भी दूसरों को अंडरस्टैंड नहीं करना चाहिए, और हमारे जो हिज मैजेस्टी है वो ऐसे शब्द का यूज करते थे कि वो कोई समझ ही नहीं पाता था कभी कभी कोई तो। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये सिर्फ एक वन साइडेड स्टोरी है, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा बंदा नहीं है तुम्हारे छोड़कर जिसकर मैं इस तरीके से विश्वास कर सकूं। लेकिन सुरक्षा के लिए मैं इस वर्ड को चारों तरफ फैला दूंगी कि फेंग ताओ को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं तुम थी, जिससे कि जो जिंग के जो लोग होंगे वो तुमसे ज्यादा सावधान बन के रहेंगे। ये बात सुनकर वो थोड़ा घबरा जाती है और उससे कहने लगती कि ठीक है तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो।
हो। तो जाओसी उसे बताती है कि जब हमारे हिज मैजेस्टी जब वापस आएंगे तब मुझे जो सिल्वर इग्नोर्स है वो मैं उसके हाथों में सौंप दूंगी। और इस समय पर हमारी जो इंपॉर्टेंट सिचुएशन है वो कुछ और नहीं बल्कि मैं कोर्ट की जो सिचुएशन है उसे स्टेबलाइज करने के लिए, ताकि हम यहाँ की जो रिसोर्सेज है उसे मैनेज कर सके। और जो युवान तुआंशी की मदद से हमें ये सब करना पड़ेगा। हम उसकी मदद से कम तब तक तो होल्ड कर ही सकते हैं जब तक जो हिज मैजेस्टी है वो वापस नहीं आ जाते। लेकिन फिर भी अगर हम मान लो अगर होल्ड कर भी लेते हैं इस सिचुएशन में एक साथ मिलकर, लेकिन हम तब तक कर पाएंगे जब तक जो फेंग ताओ के जो लोग हैं अगर वो उस जैसे लोग और भी ज्यादा हमारे सामने आते रहे और हमारे साथ गद्दारी करते रहे तो क्या करेंगे हम लोग। इस सिचुएशन से निपटना थोड़ा हार्ड लग रहा है। अगर इस वक्त तू ये यहाँ पर मौजूद होता तो शायद वो अपनी इंटेलिजेंस और अपने दिमाग का इस्तेमाल करता, और तूसू यहाँ पर मौजूद होता तो उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ के साथ हम बिना किसी दिक्कत के क्वीन जिन को बचा कर ले जाते यहाँ से। अगर वो दोनों यहाँ पर नहीं आए तो भले ही अपनी जान भी दाव पर क्यों न लगा दे, लेकिन ये सिर्फ समय की बात है कि हमारी जो सिटी है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन तभी अचानक ये थोड़ा बहुत सोचती है और अपना उंगली को काट कर उसमें से खून निकालकर एक लेटर लिखने लगती है और कहने लगती है कि जिंग नेशन ने हम क्वाइन नेशन पर हमला बोल दिया है और तूसू ने ट्रूप्स को बैटल के लिए अटैक करने के लिए आगे बढ़ पड़ा है। और उसके जो एम्बुश है पुत्रिक से अननाउन है कि आखिरकार उसके साथ क्या हुआ, वो किसी खतरे में फंस चुका है। बस हमें इतना पता है कि उसके अटैक कर देते किसी ने, उसकी किस्मत अननाउन है। और ये सब मैं भेज रही हूँ आशा को ताकि हम उसके साथ कांटेक्ट कर सके। अगर मैं भले आशा के साथ पहुंच सकती हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग तू ये पर भी पहुंच सकते हैं। ये सुनने के बाद जाओसू काफी खुश होती है और उससे कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्वीन जिन की क्राइसिस पे इस तरीके से डाउन प्लेइंग करने में लगी हुई हो, क्या तुम इस तरीके से उसे डिस्ट्रैक्ट करना चाहती है इस मूवमेंट पर। तो ये बताती है इसकी ये बात सुनकर मैं बस इतना चाहती हूँ कि तू ये सबसे पहले तूसू को जाकर ढूंढे। ये बात सुनकर वो काफी ज्यादा सरप्राइज होती है और उससे पूछने लगती है कि अगर बाकी में ऐसा होता है तो क्विंजिन को होल्ड करना और ज्यादा हार्ड हो जाएगा हमारे लिए जैसे जैसे समय बीतता जाएगा। ये बात सुनकर वो उससे कहने लगती है क्या तुम्हें डर लग रहा है क्या। लेकिन वो बहुत ज्यादा क्यूट सी स्माइल मारते उससे कहने लगते कि यहाँ पर डरने जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम लोग इस सिचुएशन को तब तक होल्ड करके रहेंगे जब तक हिज मैजेस्टी वापस नहीं आ जाते। तभी सिचुएशन चेंज होती है और तभी हमें एक कैंप का सीन दिखाया जाता है और इस बंदे में कैंप का लीडर कोई और नहीं बल्कि मैं हान बियांग है, जो कि जिंग नेशन का वही स्ट्रेटेजी है जो कि सब कुछ प्लान करने में लगा हुआ है। जब उसे ये लेटर मिलता है तो वो कहने लगता है कि जाओ और अपने पान को जानकारी हासिल करने के लिए भेज दो। लेकिन जब ऐसा किया गया था तो वो यहाँ तक जिससे पहले कि वो कुछ कर पाता उससे पहले ही वो मारा गया। हमारा स्पाई उस क्वीन नेशन में पकड़ा जा चुका है और वो मारा जा चुका है। एटलीस्ट हम कम से कम ये तो जानते हैं कि हमारा दुश्मन इस बार कोई और नहीं बल्कि वे दोनों के दोनों वुमेन्स हैं और सब कुछ यहाँ पर हमारे प्लान के हिसाब से चलने में लगा हुआ है। अब हमें इंतजार करना है कि उसको क्या चॉइस करनी है। वो अपनी चॉइस सुनेगा और हम अपना हल्ला बोलेंगे और उस मैसेज को अपने हाथों से वहीं पर जला देता है। और मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिरकार जो तू ये है वो सबसे पहले क्विंजिंग जाएगा या फिर तूसू को बचाने के लिए जाएगा। दूसरी तरफ हमारा एमसी पुत्र से कंफ्यूज है और सोच रहा होता है कि अब उसे करना क्या चाहिए। इधर उधर घूमता है और काफी देर सोचने के बाद उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो उनसे कहने लगता है कि अगर जो जिंग के डॉग्स हैं उन्होंने वाकई में हमारे हाई ग्राउंड को यानी कि हमारे मिलिट्री स्ट्रेंथ को भी बांध कर रखा गया है और हमारी क्विंजिंग नेशन पर भी हमला बोल दिया है, तो अगर वाकई में ऐसी बात है अगर उन्होंने मेरे ग्राउंड चुराया है तो मैं उनके ग्राउंड को क्यों नहीं चुरा लेता बदले में। ये बात कोई भी नहीं समझ पा रहा होता कि ये क्या बकवास किया जा रहा है। मतलब यार वापस जाने की जगह पर ये कुछ और ही कह रहा है और ये किसी ग्राउंड को चुराने की बात करने में लगा हुआ है। तभी इसकी दिमाग की बत्ती जलती है इसकी ये बात सुनकर और जोर जोर से हंसती है और उससे कहने लगती है क्या तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है, तुम पागल तो नहीं हो गए, तुम्हारे कहने का मतलब है ये मतलब। इसकी ये बात से हमारा एमसी एग्री होता है और उससे कहने लगता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। यहाँ अगर देखा जाए तो ना मेरे पास कोई ट्रूप्स है ना ही मेरे पास कोई सप्लाईज है, तो अगर हम वापस चली भी जाते हैं तो यहाँ पर कुछ भी सिचुएशन नहीं बदलने वाली। इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं इस रिवर को क्रॉस करूंगा और डायरेक्टली जिंग नेशन पर हमला बोल दूंगा और हमें ज्यादा कुछ नहीं करना बल्कि मैं साउथ की रिवर को क्रॉस करना है और स्ट्रेटली जियांगजो के पास पहुंचना है, जियांग नेशन की तरफ अटैक बोल देना है। जब इनकी बातें चल रही होती हैं तो तभी कोई उनकी बातें सुन लेता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हारा मूव इतना ज्यादा बोल्ड है जैसा कि मैंने उम्मीद किया था, जिस पर मैंने अपनी साइड बनाकर रखी थी। भाई साहब कितना यार डरावनी दिखने में लगी हुई है ये। इसको देखकर एमसी कंफ्यूज हो जाता है और उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुमने मुझे क्यों फॉलो किया। और पता चलता है कि ये तो भाई उसकी होने वाली या फिर कैसी वाइफ है वो है जो कि उस स्पाई को वहीं पर मार देती है। भाई साहब उसकी गर्दन को काट कर उसकी तरफ बोले में लगी हुई थी। भाई कतई कतई भाई कतई बवाल है ये तो। खैर उसकी तरफ आती उससे कहने लगती कि अगर जब तक तुम बातें करने में लगे हुए थे तब तक मैंने इस गद्दार से छुटकारा पा लिया और जब मैं यहाँ पर आई थी तो मुझे बढ़िया सी इंफॉर्मेशन के बारे में पता चला। खैर जब हम लोग साथ में चलेंगे तब मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा पता चलता है कि तुम्हें सब कुछ पता चल चुका है कि जहाँ पर जिंग नेशन तुम्हारे कुंजन पर अटैक करने में लगा हुआ है इस मूवमेंट पर। लेकिन इससे पहले जो मिस आयना है तुम्हें तो इसके बारे में पहले से पता होगा ना। बिल्कुल सही कहा मैंने, लेकिन फिर भी तुमने यहाँ पर तू ये को कुछ भी नहीं बताया। इस आयना की तो भाई ये
ये बात सुनकर काफी शॉक हो जाती है और मुझसे कहने लगती है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने सही कहा ना बिल्कुल भी? लेकिन तुमने मुझसे इससे पहले नहीं कहा था कि मैं तुम्हें कभी भी धोखा दे सकती हूँ, गद्दारी कर सकती हूँ। अब तुम मुझसे ये मत कहना कि मैं अपनी बात से पलट चुकी हूँ, अब तुम इतना भी नहीं झेल सकते। ये बात सुनकर हमारा एमसी थोड़ा शाय करता है और वो कुछ कर भी नहीं सकता। खैर इस बात से खुद ही एग्री हुआ था कि तुम जो चाहे वो कर सकती हो। जब आयना हमारा एमसी एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे तो वो दोंगजू उसके पास आते हुए उससे कहने लगती है, क्या तुम्हारी बकवास खत्म हो चुकी है? यहाँ पर जो अडल्ट लोग हैं वो रियल बिजनेस डिस्कस करना चाहते हैं, तो तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। खैर तुम्हें उस रिवर को क्रॉस करने के बारे में सोचा है तो वो इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला, क्योंकि वहाँ का जो की रूट है उसे ऑलरेडी जिंग के द्वारा ऑक्यूपाई कर रखा गया है। जब ये बात हमारा एमसी सुनता है तो वो थोड़ा शॉक तो होता ही है और थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल दी जाती है कि जो लू सिटी है वो एक बहुत ही क्रूशियल टाउन है साउदर्न कॉइन के लिए, और मूलोंग रिवर के कारण वो वहां पर काफी समय से मौजूद है और कम से कम 10 सालों से इस बॉर्डर का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनकर रहा है। जब साउदर्न रिबेलियंस ने भी एम्परर कोइनन पर कैंपेन पर अटैक करने के बारे में सोचा था, इसी कारण वो सेफ रिट्रीट कर पाए थे वहां से। ये बात जब हमारा एमसी सुनता है तो वो काफी शॉक होता है और इससे कहने लगता है कि इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लान्स अब वो सिर्फ जियांग के हाथों में, अब हमें क्या करना चाहिए? तो वू दोंगजू उससे कहने लगते कि अब तुम यहाँ पर मेरा एक और फेवर तुम पर मैं कर देती हूँ, तो मैं जब तुम सर्वाइव कर जाओगे तो तुम्हें इसे पेबैक करना ही पड़ेगा। और जोर जोर से हंसकर वहां से चली जाती है और गायब हो जाती है और वो सभी के सभी लोग पूरी तरीके से कंफ्यूज जाते हैं भाई, और वो वहां से गायब हो जाती है किसी भूतनी की तरह। खैर वो तो मेरी तरफ से एक मजाक था। तभी ली तियानजिन उससे कहने लगता है कि जनरल मैन है ना जो कि उस लू सिटी को गार्ड करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं है बल्कि मैं क्वाइन नेशन की तरह पूरी तरीके से लॉयल है। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है, जब वो रिवर्स क्रॉसिंग का जो हिस्सा है उसे पूरी तरीके से होल्ड कर रखा गया है लू सिटी में, उसे इतना ज्यादा आसान नहीं होना चाहिए था इनपेट्रे, मतलब उसे भेदना इतना ज्यादा आसान नहीं था उन लोगों के लिए। तभी जियाओ उससे कहने लगते कि नहीं तुम गलत कह रही हो, ये पॉसिबल हो सकता है क्योंकि जनरल वैन है वो काफी ज्यादा ओल्ड हो चुके हैं, लेकिन उसका जो बेटा है वो कुछ नहीं बस एक वेस्टल है, एक कचड़ा है और नालायक है, किसी काम का नहीं है। एक बार की बात है, काफी समय पहले जो वैन बेइजेन है उसने एक समय पर साउथ जिंग की तरफ ट्रेवल किया था, यह बात कहकर कि वो अपने लिए एक टीचर ढूंढने जा रहा है। लेकिन कुछ सालों बाद वो जब वापस आया तो उसके पास कोई भी रियल स्किल्स मौजूद नहीं थी, लेकिन वो वहां के कल्चर से पूरी तरीके से ऑब्जेक्ट हो चुका था। और कई बार तो उसने अपनी बातों में ये भी कहा है कि क्वाइन काफी ज्यादा रूथलेस है और बारबरेक है अपने प्राइवेट में, यहाँ तक कि जो जनरल वैन थे वो भी उसे कंट्रोल नहीं कर सकते थे, उसके फादर भी। ये सुनकर ली तियानजिन उससे कहने लगता है कि तुम्हारी इंटेलिजेंस के हिसाब से जो वैन भी है वो शायद इस वक्त सबसे ज्यादा कमजोर पॉइंट होगा लू सिटी का। यहाँ पर हमारी सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है कि क्वीन जिन को सीज के अंदर फंसा कर रखा गया है, अटैक कर फंसा गया है, तूसू यहाँ पर ट्रैप्ड हो चुका है, लू सिटी भी हमारे हाथ से निकल चुकी है। इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि इस बार हम सच में फिनिश हो चुके हैं। इनकी बकवास सुनकर हमारा एमसी तुरंत उसे रोकता है उन सभी को और कहने लगता है कि बहुत होगी तुम्हारी बकवास, जो मैंने प्लान बनाया था कि इस रिवर को हम लोग क्रॉस करेंगे वो हम उसे जारी रखेंगे, हमें बस इतना ही तो करना है कि जो लू सिटी का वेस्टर्ल है उससे जाकर निपट लें। मुझे काफी ज्यादा पता है वेस्टर्ल के लोगों के बारे में क्योंकि मैं भी उसी कैटेगरी में आता हूँ, ये मेरी स्पेशलिटी है भाई, लौटने की स्पेशलिटी। जब आयना ये सब सुनती है तो वो वहां से बचकर निकलने की कोशिश करती है और उससे कहने लगती है कि अच्छा हुआ तुम्हारे साथ, मैं यहाँ से क्वींजन की तरफ जाती हूँ सबसे पहले और मैं वहां पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। लेकिन हमारा एमसी कैसे जाने दे सकता है इसको? तभी उसकी खोपड़ी को पकड़ता है और उसे धमकाते हुए उससे कहने लगता है कि हम लोग तुम्हारे बिना यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। ये बात सुनकर अन्ना काफी शौक होते है, उससे कहने लगती है लेकिन ऐसा क्यों? तो हमारा एमसी डेविल वाली स्माइल मारता है और उससे कहने लगता है कि हम इस बार हम तुम्हारा यूज करने वाले हैं। ये सुनकर अन्ना कति रोना चालू कर देती है और शौक के मारे चिल्लाना चालू कर देती है। तभी कहानी जाती है लू सिटी की तरफ। यहाँ पर एक छोटा सा बेसमेंट होता है और उस बेसमेंट के अंदर किसी को हमें बंधा हुआ दिखाया जाता है, जहाँ पर उसका बेटा उसके सामने बैठकर उससे कहने लगता है कि काफी दिन, इतने ज्यादा दिन बीत चुके हैं, तुम अभी मुझसे इतने ज्यादा एग्री हो क्या? मतलब मुझसे इतने ज्यादा गुस्से हो क्या? जो गवर्नर हान थे उन्होंने मुझे ऑलरेडी प्रॉमिस किया है कि मैं एक बार इस क्वींजन को हम लोग टेक डाउन कर लेंगे तो पूरे के पूरे जो एंटायर साउदर्न रीजन है वो हमारा हो जाएगा, और तब तक बस तुम्हें थोड़ा होल्ड कर रहना है और जिंदा रहना है। ये बात सुनने के बाद उसका फादर गुस्से में समझाते उससे कहने लगता है बेवकूफ, तुमने वाकई में उस जैसे फॉक्स का शब्दों का विश्वास कर लिया और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी बात को मान लेगा और तुम्हें कुछ भी दे देगा। तुम वाकई में एक यूजलेस वेस्ट्रल हो, किसी काम के नहीं हो, निगर रहे हो निगर रहे। ये बात सुनने के बाद उसका बेटा उससे कहने लगता है कि तुम मेरी बात ध्यान सुनो, तुम मुझे बस वेस्टल वेस्टल कहने में लगे हो, क्या तुम वाकई में मुझ पर इतना ज्यादा लुक डाउन करते हो? तुम मेरे को बिल्कुल कुछ समझते ही नहीं हो। आखिरकार तुमने इतनी ज्यादा अनवेवरिंग लॉयल्टी दिखाई थी उस मरे हुए एम्परर के लिए, लेकिन तुम्हें अंत में आकर क्या मिला? कुछ भी नहीं। तुम इस पूरे के पूरे क्वाइन की सबसे ज्यादा रिचेस्ट लैंड को, यानी कि सबसे ज्यादा रिचेस्ट और अमीर
धरती को गार्ड करते हो। यहाँ तक कि ये जो नोबल्स फैमिलीज हैं उन्होंने तुम्हें बुरी तरीके से आइसोलेट कर दिया है। यहाँ तक कि इतना ही नहीं बल्कि मैं तुम्हारा जो बेटा है तुम उस पर भी इतनी बुरी तरीके से लुक डाउन करते हो कि वो कुछ नहीं कर रहा है, नालायक है, किसी काम का नहीं है। अपनी भड़ास निकालने के बाद अपने आप को शांत करता है, लेकिन उसका फादर वो खाना खाने के लिए तैयार ही नहीं है। तभी उसका बेटा उससे कहने लगता है कि एटलीस्ट कुछ खाना तो खा लो, अदरवाइज तुम्हारे जो ओल्ड बोन्स है वो ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। ये देखकर उसका फादर थोड़ा बहुत सोचने लगता है किस तरीके से उसका फादर को खाना खिला रहा है। और उसका बेटा बताता है कि अगर तुम इस तरीके से अपने आप को भूखा रखोगे भी तो तुम ज्यादा कुछ बदल नहीं पाओगे फ्यूचर में। लेकिन तभी किसी को उसके चबाने की आवाज आने लगती है और वो देखता है कि उसका फादर जोर जोर से खाना खाना चालू कर देता है, जिसे देखकर उसका बेटा पूरी तरह से कंफ्यूज शॉक होता है। उससे कहने लगता है कि वाओ, तुम तो रियली में खाना खा रहे हो यार। जहाँ पर उसका फादर उससे कहने लगता है कि मुझे लास्ट नाइट को एक सपना आया हुआ था और मेरे सपने में जो हिज मैजेस्टी है वो पर्सनली लू सिटी में आए थे उस चीज को कंप्लीट करने के लिए, जिसे जो मरे हुए एम्पर थे उन्होंने कंप्लीट नहीं किया था, अनफिनिश था ना, उसे फिनिश करने के लिए। ये बात सुनने के बाद ये काफी ज्यादा सरप्राइज से भर जाता है, क्योंकि उसका डैड चिल्लाते उससे कहने लगता है कि मैं तब तक जिंदा रहूंगा, तब तक मैं अपनी लाइफ को होल्ड कर रहूंगा जब तक मैं अपनी आंखों से वो दिन नहीं देख लेता। ये बात सुनकर ये लड़का उससे कहने लगता है कि तुम उस तुये के बारे में बात कर रहे हो, और जोर जोर से हंसना चालू कर देता है। और इसकी हंसी वाकई में इतनी ज्यादा भयानक होती है कि हमारे व्यूअर से बोलते हैं आप थू, और चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम्हें वाकई में इस बात पर पूरा भरोसा है कि वो यूजलेस तू ये फादर, तुम यार कम से कम थोड़ा दिमाग तो होना चाहिए तुम्हारे पास कि आखिरकार तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। तो उसका फादर उसे बताता है और समझाता है कि उस बंदे ने बिना किसी दिक्कत के उस कोर्ट को उसके इमोर्टल एम्परर की डेथ के बाद भी किसी तरीके से स्टेबलाइज करने में मैनेज करने में कामयाब रहा था, शांत करने में कामयाब रहा। उसके बाद बिना किसी दिक्कत के उसने उस जाओ जियो गद्दार को एलिमिनेट कर दिया और ली तियानन और तूसू को भी अपने साइड में कर लिया। और तुम्हें अभी भी लगता है कि वो बंदा इतना ज्यादा यूजलेस है? लगता है कि तुम्हारा दिमाग घुटनों में आ चुका है साला, तो घुटनों में भी नहीं साला पैरों से भी नीचे जा चुका है। अगर तुम वाकई में इतने ज्यादा बेवकूफ हो तो मुझे देखकर ऐसा लगता है कि मैंने वाकई में तुम्हें बहुत ज्यादा बुरी तरीके से पाला है, ना ही मैंने तुम्हें ढंग से ज्ञान दे पाया, ना ही कुछ और। ये बात सुनने के बाद उसका बेटा कहने लगता है कि तुम अपनी बकवास वापस से बंद कर लो। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि मुझे अपने आप को प्रूव करना ही पड़ेगा फादर, लेकिन तुम्हें इसके बारे में शायद पता ना हो, लेकिन मैं तुम्हें खुद बता देता हूँ कि इस पूरी की पूरी जगह को गवर्नर हान की फोर्सेस के द्वारा ऑलरेडी लॉकडाउन कर दिया है। यहाँ पर एक चींटी भी अंदर नहीं आ सकती, तो तुम उसके बारे में तो बिल्कुल भूल ही जाओ। और मैं भी तो देखना चाहता हूँ कि वो बंदा आखिरकार किस तरीके से अंदर आएगा, ताकि मैं आपको प्रूव कर सकूं वो एक रियल यूजलेस बंदा है जिस पर तुम इतना ज्यादा भरोसा कर रहे हो। जब इसकी इस तरीके से बातें चली रही होती हैं तभी किसी की आने की आवाज आती है और हमें किसी को अंदर आते हुए दिखाया जाता है। तो वो पीछे मुड़कर देखता है तो इसका मुंह शौक के मारे फटा रह जाता है पूरी तरीके से, जहाँ पर पता चलता है कि वो कोई नहीं बल्कि मैं हमारा एमसी है, जो कि आन्या को अपने हाथों में भाई किस तरीके से सामान की तरह उठा के लाता है और उसका यूज किया होगा पक्का। और उससे कहने लगता है कि ओह, तो यहाँ पर कोई मुझे बुलाने में लगा हुआ है। और वह एक दूसरे के सामने खड़े होते तो इसे इस बात पर भरोसा नहीं होता, लेकिन उसका फादर तुरंत उसे पहचान लेता है और कहने लगता है कि योर मैजेस्टी आप यहाँ पर आ गए। ये बंदा इसे देखकर शॉक होते हुए कहने लगता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, कि आखिरकार तुम अंदर आए तो आए कैसे, क्योंकि आउटसाइड में मैंने क्लियरली देखा था कि इतनी ज्यादा सिक्योरिटी रखी थी। तो हमारा एमसी से समझाते उससे कहने लगता है कि ओ, तुम्हारा मतलब है वह लोग जो कि हेवनली इस जगह को गार्ड करने में लगे हुए हैं। जब तक ये लड़की मेरे पास है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला कि कितने गार्ड्स यहाँ पर मौजूद है। वह सभी के सभी लोग पूरी तरीके से मेरे लिए यूजलेस है, वो किसी पेपर की तरह है, हम उसे जब चाहे कंट्रोल कर सकते हैं। इसने अन्ना की पावर का पूरी तरीके से इस्तेमाल किया है सभी को कंट्रोल करने के लिए और हिप्नोटाइज करने के लिए। किसी को कुत्ता बना दिया है तो किसी को चूहा बना दिया है, किसी को बिल्ली बना दिया है, किसी को कुछ और बना दिया है। और भाई ऐसी हरकतें देखकर बिना किसी दिक्कत के अंदर आने में कामयाब रहे। जब वो पूरी थक जाती है तो वो वहीं पर हाँफने लगती है बैठकर। भाई क्या ही यूज किया है, भाई दिमाग तो है लौंडे, वो मानना पड़ेगा। तभी हमारा एमसी क्या लगता है कि तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि मैंने इसको कुछ ज्यादा ही ओवर यूज कर लिया है। खैर, मैंने उस चीज से तो निपट लिया है, अब बारी है तुमसे निपटने की। मैंने सुना है कि तुम मुझे बुलाने में लगे हुए थे, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए बताओ तो। ये बंदा काफी तक गुस्सा होता है और काफी घबराया भी होता है। तभी अचानक से वो नोटिस करता है कि जैसे ही किसी ने उस पर अटैक कर दिया हो। ये देखने के बाद हमारा एमसी और ली तियानन काफी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है उसे देखकर, और उसका बाप भी उसे देखकर शॉक होता है और उससे कहने लगता है कि बेईमान, आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। एक शेडो आती है और उस लू सिटी के लॉर्ड के बेटे को निपटा देती है। वो भी पता नहीं कौन है, ये बंदा भी तो पता चलेगा। वो काफी ज्यादा इस बात को शौक होता है देखकर कि आखिरकार मुझे क्यों मारा इन लोगों ने। गवर्नर हार्ड ने क्लियरली कहा था कि वो हमारा साथ देंगे। तभी इस बंदे के बारे में बताया जाता है जिसने इस बंदे को मारा था। इस ये जिंग नेशन का डार्क टाइड कैंप का वाइस कमांडर दुआन यिन है। जब अंदर मारा मारी चल रही होती है तो जियाओ की टीम अंदर की तरफ आने लगती है चिल्लाती हुई, तू ये क्या, तुम ठीक हो। तभी उसके सामने उसे रोकने के लिए और ज्यादा शैडो गार्ड्स बाहर आ जाते हैं और चारों तरफ से आशा को और जियाओ को घेर लिया जाता है ताकि वो उसे बचाने के लिए अंदर ना जा सके। इसे देखने के बाद वो शौक होती है, उससे कहने लगती है कि ये लोग शैडो से बाहर निकलने में लगे होंगे,
ये जरूरी जिंग नेशन के डार्क टाइड कैंप के लोग होंगे। और तभी उन दोनों के बीच में भयानक युद्ध चालू हो जाता है और आपस में लड़ना चालू कर देते हैं। तभी ये कमांडर उससे कहने लगता है कि जो गवर्नर हान थे उन्होंने प्रेडिक्ट किया था इस सिचुएशन के बारे में कि यहाँ पर 50% चांस है कि तुम तूसो को बचाने के लिए जाओगे, 40% चांस है कि तुम क्यूंग जिन की तरफ लौट के जाओगे और 10% चांस है कि तुम यहाँ पर आओगे। मुझे इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता कि मैं एक्चुअली में इतना ज्यादा किस्मत वाला निकला कि वो 10% चांस वाला बंदा मैं निकला। तभी हमारा एमसीयू से फाइट करते हुए देखता है तो उसकी नजर अन्या पर जाती है ताकि वो उसकी मदद कर सके, लेकिन वो भड़ भी मदद ना करते हुए मिडिल फिंगर दिखा देती है। तो हमारा एमसीयू उसे गुस्से में देखता है और उससे कहने लगता है कि मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं था कि तुम मुझे इस सिचुएशन के लिए फोर्स कर दोगे और मैं खुद पर्सनली एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन वो कमांडर खुश होता है और उससे कहने लगता है कि तुम ब्लफ करना बंद कर लो, हम सभी लोग तुम्हारे बारे में जानते हैं कि तुम्हारे पास ना ही कल्टीवेशन है, तुम पूरी तरीके से कंप्लीटली यूजलेस हो, तुम एक चिकन को भी नहीं मार सकते। ये सुनकर एमसी मुस्कुराता है और उससे कहने लगता है कि ओह तो तुम ऐसा सोचते हो मेरे बारे में। और तभी हमारा एमसी अपने ओवरलोड के ऑरा को वहां पर रिलीज कर देता है जिससे कि बहुत ज्यादा तेज लाइट वहां से निकलती है और सभी के सभी लोग वहां पर अंधे से हो जाते हैं। जिसे देखकर वो कंफ्यूज होता है। कमांडर उससे कहने लगता है क्या तुम इस तरीके से लाइट का इस्तेमाल कर रहे हो ताकि तुम इल्यूमिनेट कर सको पूरे के पूरे सेल को और हमारे मेरे जो शेडो इन्फ्लेटेशन है तुम उसे रोक सको। तुम्हें लगता है कि तुम इसे एक ही झटके में रोकने में कामयाब रहोगे और तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो छोटी मोटी ट्रिक्स हैं वो यहाँ का जो आउटकम होने वाला है उसे पूरी तरीके से बदल के रख देगा। अब तुम्हें मेरे हाथों से मरना होगा। और वो उसकी जो रोशनी है वो बहुत ज्यादा तेजी से चमकती है और तभी किसी की स्वॉर्ड उड़ते हुए दिखाई जाती है जिसे देखकर वो कमांडर पूरी तरह से शॉक होता है और पता चलता है कि किसी ने उसका हाथ उड़ा दिया है और कंफ्यूज होते हुए कहने में लगा था ओह शिट, मेरा हाथ अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ, किस तरह का स्पेल, एरोस, हिडन वेपन इसने क्या यूज किया है, आखिरकार ये है क्या चीज उसके हाथों में। ओ भाई साहब, तभी हमारा एम से निकालता है भाई है भाई कौन सी गन है ये, हैंड गन है क्या भाई, एक ही गोली में उसका पूरा का पूरा हाथ ही उड़ा डाला चलेगा। और ऐसा देखते हुए ली तियानो ने उसके पास आकर उससे कहने लगता है कि योर मैजेस्टी आपने जो मार्कमैनशिप दिखाई है, निशानेबाजी, वो काफी इंप्रेसिव है। इसको सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि लेकिन ये वाकई में किसी रियल गन के मुकाबले में अभी परफेक्ट तो नहीं है। आफ्टर ऑल इसे तो सिर्फ और सिर्फ आशा के द्वारा जब हम लोग सड़क से गुजर रहे थे उस मूवमेंट के द्वारा क्रिएट किया गया है। अगर एक्चुअली में देखा जाए तो मैं इसके सर पर एम करने में लगा होता ताकि ये बंदा एक ही बार में मर जाए। और भाई इस कमांडर की ऐसी फट जाती है किसी पसीना पसीना होने लगता है और घबराते हुए कहने लगता है कि शिट, मुझे अपने आप को शांत रखना चाहिए, मुझे कुछ भी हो जाए इस बंदे को मैं अपने आप को इंटिमिडेट करते नहीं देख सकता और ना ही इसे ऐसे लगने दे सकता कि ये मुझसे जीत सकता है। भले ही ये किस तरीके का एरो हो चाहे कोई हिडन वेपन हो, मैं जरूर जीतूंगा और मेरी ब्लेड के मुकाबले में 7 स्टेप्स में कोई भी मुझसे फास्टर नहीं है और जो मेरी फ्यूचर ग्लोरी है वो मेरे जस्ट आंखों के सामने है। तो मैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे जीत कर ही रहूंगा। और तुरंत एमसी पर अटैक कर देता है और सोचते हुए कह रहा होता है कि एक बार फिर से मैं टॉप पर पहुंचूंगा। लेकिन किसको क्या पता भाई, जो चीज हमारे एमसी के हाथों में वो कोई छोटी मोटी चीज ना है। तभी हमारा एमसी उसकी तरफ तुरंत शूट कर देता है जिससे कि ये कमांडर बहुत ही दूर जगह गिरता है और इसके मुंह से खून निकल पड़ता है। ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, ये कमांडर का स्वाहा हो जाता है क्योंकि कमांडर के सीधे सीने में गोली लगी होती है। तभी हमारा एमसी खुश होता है इसको देख के और तुरंत आशा से पूछने लगता है कि तुमने इस बार बहुत ही बढ़िया काम किया है, मान गया मैं तुम्हें। तारीफ सुनने के बाद आशा भी काफी खुश होती है और इससे कहने लगती है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये सब मैं इसलिए कर पाई हूँ क्योंकि जो हिजमेसिटी ने जो मुझे बुक दी थी वो काफी तक काम कर आई है। जो सारा का सारा जो क्रेडिट है वो लेने की मैं बिल्कुल भी हिम्मत नहीं दिखा सकती। और देखते हैं कि जियाओ और आशा ने भी बाकी के जो सोल्जर्स हैं उनको पूरी तरह से निपटा दिया है। जब उनके सोल्जर्स उसके कैप्टन को मरते हुए देखते हैं तो वो भी काफी शौक होते हैं। तो जियाओ उससे कहने लगते हैं कि इस बंदे को यहीं पर जिंदा छोड़ दो, हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। लेकिन जब ये सोल्जर अपने कैप्टन को इस तरीके से मरते हुए देखता है तो उसके मुंह में जो जहर छिपा होता है वो उसे दबा देता है जिससे कि पूरी शरीर में जहर फैल जाता है और वो बंदा मारा जाता है। लेकिन जियाओ से किसी को रोकने की कोशिश करती है और कहने लगती है कि जल्दी जल्दी वो जहर बाहर निकालो, जल्दी तक हमें कुछ करना होगा इसे रोकने के लिए। लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता और वो जोर जोर से हंसता है सोल्जर और उससे कहने लगता है गवर्नर हान कभी भी तुम लोग को जिंदा नहीं छोड़ने वाले। और वो सोल्जर वहीं पर मारा जाता है। इसको देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। तभी उनमें से एक अजीब तरह की लाइट निकलती है वहां से और वो ब्लैक कलर की लाइट बीम आसमान की तरफ चली जाती है। तभी लू सिटी का जो लीडर है उसके पास पहुंचता है हमारा एमसी और ली तियानो ने उसके बेटे को मरा देखता है और उससे कहने लगता है कि जनरल हाल जनरल वैन। तो उसका जनरल वैन खड़ा होता है और उससे कहने लगता है कि आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि जिनके जो लोग हैं वो अगर इस बेटे को नहीं मारते तो मैं इस गद्दार को अपने हाथों से खुद ही मार देता। खैर वो सब छोड़ो योर मैजेस्टी, आप बताओ कि अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए। और वो उससे पूछता है कि तुम मुझे बता सकते हो कि इस लीजियांग सिटी में कितने ज्यादा ट्रूप्स मौजूद है जहां पर तुम एक साथ मोबाइलाइज एक साथ इकट्ठे कर सकते हो जनरल वैन। तो जनरल वैन उसे बताते उससे कहने लगता है कि जब हमें इस हाउस के अरेस्ट में कर दिया गया था, अंडर हाउस अरेस्ट कर दिया था, तो यहाँ पर जो मेरे जितने भी लॉयल थे उन्हें उन लोगों के द्वारा मार दिया गया, स्लैटर कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर अभी भी एक बंदा बचा हुआ है जो कि पूरी तरह से अनरूली कैप्टन था जिसने ऑर्डर ओबे करने से मना कर दिया। इस इंसिडेंट होने के बाद उसने इस मौके का फायदा उठाया और कई सारे कम से कम 1000 मैन को लेकर इस सिटी को
को छोड़कर बाहर की तरफ चला गया। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि अनरूली एक रघु कैप्टन मानना तो पड़ेगा। तो जनरल वैन उससे बताते हैं, उससे कहने लगता है कि उन्हें देखकर लगता है कि वो इस समय पर लोंगतुंग के माउंटेन के आसपास कहीं छुपकर रखे होंगे, बैठे होंगे। वह लोग के पास इतनी ज्यादा मिलिट्री फोर्स नहीं है कि हम लोग उसे डिसिप्लिन कर सके। हमने उसे सही से सिखा नहीं पाया, उसके लिए हम माफी चाहेंगे। लेकिन जिनकी जो फोर्सेस हैं उन सभी 1000 लोगों को खतरा नहीं समझा, इसलिए उन्होंने उसे जिंदा छोड़ दिया। और मुझे लगता है कि वो अभी भी वहीं कहीं बैठा होगा, आराम से छुपकर बैठे होंगे। तभी हमारा एमसी जब ये बात सुनता है तो मुस्कुराता है, उससे कहने लगता है कि ये हमारे लिए बिल्कुल भी परफेक्ट चीज नहीं है क्या? ये हमारे लिए परफेक्ट बार्गेनिंग चिप होने वाली है जिंग नेशन में एंटर करने के लिए। और सभी के सब लोग निकल पड़ते हैं उन सभी को वहां से निकालने के लिए। तो जनरल वैन उससे कहने लगता है कि योर मैजेस्टी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे कहना चाहिए। लेकिन तभी हमारा एमसी कहने लगता है कि ठीक है, तुम कहो जो तुम्हें कहना है। तो वो उसे बताने लगता है कि जो हु लू गुआंग है वो ओरिजिनली में एक रिफ्यूजी था जो कि इस रिवर को क्रॉस करके यहाँ पर आया था। इसके पास एक्सेप्शनली स्किल्ड कॉम्बैट एबिलिटी है। स्पेशली देखा जाए तो वो आर्चर है, यानी कि तीरंदाज कह सकते हैं, जो कि हॉर्स बैक पे काफी अच्छी तरीके से कर सकता है और बिना किसी दिक्कत के काफी ज्यादा सोल्जर्स को एक साथ होल्ड करके रख सकता है। मैंने इसकी स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज किया था और रिक्रूट कर लिया था अपने कमांड के अंदर अंदर। लेकिन बाद में मुझे इस बारे में डिस्कवर किया, मैंने पता किया कि हम उसे मेजर टास्क बिल्कुल भी नहीं दे सकते। वो इस काम के लिए पूरी तरीके से अनरिलेबल है। वो जो चाहे वो अपनी मर्जी से करता है, ठीक से काम भी नहीं करता। जब हमारे सिटी की जो म्यूटिनिटी है वो पूरी तरीके से ब्रोकआउट हो चुकी थी, जो दुश्मन ने हम पर हमला कर दिया, तो उसने बेयरली यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस करने के बारे में सोचा और बिना कुछ सोचे समझे वो यहाँ से भागकर निकल गया अपने लोगों के साथ। और इसको देखकर ऐसा लगता है कि इसने अपने आप को किसी पंडित किंग की तरह स्टेब्लिश भी कर लिया है और अनाउंस भी कर दिया है, जिसको देखकर हमारा एमसी काफी खुश होता है। उससे क्या लगता है कि इस तरह का जो बिहेवियर है वो बिल्कुल उस टेक्स्ट बुक्स मर्सनरी की तरह लिखा हुआ है, जैसा कि मुझे बताया गया था, स्टडी में मैंने पढ़ा है। तो जनरल बैंक उसे बताते हुए कहने लगता है ये लू गुआंग है, उसके पास कोई भी लॉयल्टी नहीं है गुआंग नेशन के लिए। आफ्टर ऑल योर मैजेस्टी, आपको वाकई में ऐसा लगता है कि वो हमारी मदद कर सकता है हमारे प्लान में काउंटर अटैक करने के लिए? तो हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि मुझे वाकई में कोई दूसरा मौका है क्या, कोई दूसरी चॉइस है क्या, तुम भी बता दो। लेकिन मुझे अभी भी एक बार नहीं समझ में आ रही है, जब उस ल्यू जंग म्यूटिनिटी पर अटैक हुआ था, उस लू सिटी पर अटैक हुआ था, तो ये जो बंदा है वो जिंग नेशन का साथ भी तो दे सकता था, लेकिन ये अभी भी इस तरीके से न्यूट्रल क्यों बना हुआ है? तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? ये बात सुनकर जनरल वैन उससे बताता है, उससे कहने लगता है कि मुझे लगता है कि वो बंदा अभी भी इस बात का इंतजार कर रहा है कि जो क्वाइन नेशन है या फिर जिंग नेशन है उसे कोई ऑफर दे और वो सरेंडर कर दे बिना किसी दिक्कत के। अगर वो अपने आप से सरेंडर करता है तो वो अपनी आजादी को खो देगा। ये बात सुनकर एमसी उससे कहता है कि अच्छा, तो वाकई में इससे इसीलिए तो जो ह्यूमन लॉयल्टी है वो अनरेबल चीज होती है। एग्जाम्पल की तरह तुम देख ही सकते हो कि तुम में से जितने भी लोग यहाँ पर है उन सभी लोगों ने मुझे बैक स्टेप किया है, यानी कि उसके पीठ में खंजर गोपा है और सभी के सब लोग एक साथ खड़े हुए हैं। और ये बात सुनकर सभी लोग इधर उधर देखने लगते हैं किस तरीके से सारे के सारे जितने भी उसके जिस टीम के साथ वो जाने में लगा हुआ है वो पूरी की पूरी टीम गद्दारों से भरी पड़ी है। और भाई साहब जिस तरीके से वो अपनी नजरें छुपा रहा है वो देखने लायक होता है और मजेदार लगता है। इसलिए हमारा एमसी किसी भी अनकंडीशनल लॉयल्टी पर विश्वास नहीं करता। मैं सिर्फ और सिर्फ एक क्लियर प्राइस सेट कर देता हूँ, इस तरीके से हम लोग सिक्योर महसूस करते हैं। सभी जनरल बन कहने लगता है योर मेजेस्टी, ये हमारे सामने है, बिल्कुल हम पहुंच चुके हैं। तभी सामने उसे एक बॉस टावर दिखाई देता है, जिसको देखकर हमारे एमसी की नजर जाती है उस पर। जब वो ध्यान से देख ही रहा तभी एक एरो आकर सीधे उसके घोड़े के सामने आकर ठोक देता है कोई, और कहने लगता है कि तुम एक स्टेप लो और जो नेक्स्ट एरो होगा वो तुम्हारे सीधे सर में लगेगा। जिसको देखकर हमारा एमसी थोड़ा सोचने लगता है और वो जो लोग उसे एरो मारा था वो आपस में बात करते हुए इससे कहने लगता है कि जो बिग ब्रो की जो आर्चरी है वो वाकई में इतनी ज्यादा शार्प है। उस ब्रेड एम्परर को वाकई में रियल वार्निंग दे दी है आपने। तो तभी वो कहने लगता है कि मैंने सुना है कि जो लिटिल एम्परर है उसे ओल्ड वैन को उसने बचा लिया है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 6 लोगों के साथ मिलकर। मानना तो पड़ेगा इसके पास थोड़ी बहुत स्किल तो जरूर मौजूद है, लेकिन ये अभी भी इतना काफी नहीं है कि ये मुझे मजबूर कर सके उसके लिए काम करने के लिए। जरा इस बंदे को तो देखो किस तरीके से दूर की तरफ खड़ा हुआ है। इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये डर के मारे वहीं पर एक सुन्न पड़ चुका है, सिर्फ और सिर्फ मेरे एक सिंगल एरो से। तभी अचानक से वो कुछ अजीब सी चीज देखता है और देखकर कहने लगता है कि आखिरकार ये बंदा अपने हाथों में जो अजीब सी आयरन रॉड को क्यों पकड़ा हुआ है। ओ भाई साहब, हमारा एमसी ने तो यहाँ पर रॉकेट लॉन्चर बना दिया बे। और जैसे ही हमारा एमसी अपने रॉकेट लॉन्चर को रिलीज करता है तो वो सीधे उस वॉच टावर की तरफ बढ़ने लगता है, जिसको देखकर वो दोनों की तरफ पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं और घबरा जाते हैं। वो रॉकेट लॉन्चर की जो एमओ होती है वो पीछे की तरफ निकल जाती है उसके सर को छूते हुए। वो तो हुआ कि फटा नहीं है भाई, कौन सी रॉकेट लॉन्चर है, शॉटगन है, पता नहीं, पर किसी रॉकेट लॉन्चर की तरफ वो गया होता है एमओ। और वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि पीछे का खंबा एक ही एरो में शूट होकर तबाह डिस्ट्रॉय, जिसको देखकर उसकी फट जाती है। और वो कहने लगता है कि आखिरकार ये किस तरीके का मैजिक का यूज करने में लगा हुआ है भाई। तो हमारा एमसी इसको देखकर काफी खुश होता है और उससे कहने लगता है कि जो आशा का जो हैंड क्राफ्टेड स्नाइपर है, मानना तो पड़ेगा
पड़ेगा और मेरी ओवरलोड ऑरा का जो इफेक्ट है ये काफी ज्यादा पीक इंटिमिडेशन तक पहुंच चुका है, वो किसी को भी डरा सकता है। जनरल वैन इसके इस पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी हमारा एमसी मुस्कुराते उसकी तरफ देखता है तो पता चलता है कि ये बंदा तो दुम दौड़ाते हुए बाहर डर के मारे उसकी इतनी फट गई होती है कि भागते भागते उसके पास आता है और सीधे अपना सर झुकाकर उससे कहने लगता है कि तुम्हारा जो हम्बल सर्वेंट है वो योर मैजेस्टी को पहचानने में नाकामयाब रहा था, इसकी अपने ऑफेंस के लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा। और इसकी हालत जो होती है वो वाकई में ऐसी फटी हुई होती है, इसकी क्या ही बैंड बजा दी है। लेकिन हमारा एमसी इन बातों पर ध्यान नहीं देता, हंसते उसकी तरफ आता है और उससे कहने लगता है कि एक्चुअली मैं सच बताऊं तो जब तुम बहुत ज्यादा बिल्ड और अनडेम्ड थे मुझे तुम्हारा ये सिचुएशन काफी ज्यादा पसंद आई, तुम्हारा ये एटीट्यूड। लेकिन तभी हमारा एमसी कुछ नोटिस करता है और भाई ये बंदा उसे कुछ जाना पहचाना जैसा लगता है, उसे दावू की याद आ जाती है। आपने अगर लास्ट एपिसोड देखा होता तो पता ही होगा कि दावू कौन था। इसको देखकर वो कंफ्यूज होते हुए पूछने लगता है कि योर मैजेस्टी अभी अभी आपने क्या कहा। लेकिन हमारा एमसी उसकी समझ जाता है कि वो बस एक कहानी थी, एक इतिहास था और उससे कहने लगता है कुछ भी नहीं, बस मुझे तुम्हें देखकर मुझे अपना जो ओल्ड दोस्त है उसके बारे में याद आ चुकी थी। तो मैं तुम्हें बड़ी स्टोरी सीधे शॉर्ट स्टोरी में करके सुना देता हूँ। क्या तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पर क्यों आया हुआ हूँ? ये सुनकर वो कंफ्यूज होता है और वो उससे कहने लगता है कि योर मैजेस्टी जो लूजियांग सिटी है उसे जंग नेशन और रिबेल्स के द्वारा फंस चुकी है बीच में। ये बस एक आखिरी और बची खुची सिटी है, किसी मतलब की नहीं है, मैं इसे डिफेंड नहीं कर सकता अगर मैं चाहता भी तो भी। ये बात सुनकर एमसी उससे कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम उसे होल्ड नहीं कर सकते हो और ना ही तुम्हें ये सब परेशानी उठाने की भी जरूरत है और ल्यूजियांग में और ज्यादा, क्योंकि जो जिंग नेशन है उसे सभी के सभी लोगों को जीतने की काफी जरूरत पड़ेगी और प्रोबेबली वो किसी भी सिविलियंस के लिए चीजें हार्ड नहीं करेंगे। ये बात सुनकर वो भी थोड़ा कंफ्यूज होता है। इसकी ये बात सुनकर ये थोड़ा कंफ्यूज होते है, उससे पूछने लगता है कि आखिरकार योर मैजेस्टी अगर ऐसी बात है तो आप मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ पर क्यों आ चुके हो? कहीं तुम मुझसे ये एक्सेप्ट तो नहीं करते हो मैं कमजोर ओल्ड क्रिपल्ड मैन नॉर्थ की तरफ मार्च कर सके और बिना किसी दिक्कत के क्वीन जिन की तरफ से सीज कर उसे बचा सके? ये बात सुनकर हमारा एमसी थोड़ा सोचता है और उससे कहने लगता है मैंने सुना है कि तुम एक समय पर जिंग नेशन के रिफ्यूजी हुआ करते थे जब तुम यहाँ पर आए थे भागकर अपने आप को बचाने के लिए। तुम्हें देखकर लगता है कि तुमने अनअवॉइडेबल हार्डशिप का काफी ज्यादा मुकाबला किया होगा, सामना किया होगा। ये सुनकर ये बताता है योर मैजेस्टी ने वाकई में अपना होमवर्क अच्छी तरीके से किया है, आपको तो सब कुछ पता है मेरे बारे में। आखिरकार आपको क्या लगता है कि हम किस तरह की कन्वर्सेशन करने में लगे हुए हैं इस बार? तभी हमारा एमसी उसी कंधे पर हाथ रखते हुए उसे क्या लगता है क्या तुम वाकई में अपने घर पर वापस नहीं जाना चाहते? भाई साहब यहाँ पर ये अपना प्लानिंग करने में लगा वापस जाने की। ये देखकर ये बंदा इतना शॉक होता है और क्या लगता है कि तुम पूरी तरीके से पगला चुके हो। तुम वाकई में इस आर्मी को, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी आर्मी को लीड करूं और वापस में इस रिवर को क्रॉस कर जियांग की तरफ जाऊं। ये सुनकर एमसी और गुस्से में चिल्लाता है और उससे क्या लगता है कि तुमने बिल्कुल सही सुना, तुम और मैं एक जैसा सोचते हैं, हम दोनों को दिमाग कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। जो जिंग नेशन है उसने अपने ट्रूप्स को भेजा हम पर अटैक करने के लिए, जिससे कि इसकी पूरी की पूरी कंट्री एम्प्टी पड़ी हुई, खाली पड़ी हुई है। ये हमारे लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है, हम इसका गेमल उठा सकते हैं, जो लो कॉस्ट एंट्री रहेगी हमारी इस बैटलफील्ड में। ये बात सुनकर वो कंफ्यूज होता है, कहने लगता है कि लो कॉस्ट एंट्री से क्या मतलब है? यहाँ तक कि जो जिंग नेशन की भले ही एम्प्टी पूरी तरीके से, लेकिन जो मेरी स्मॉल फोर्सेस है वो काफी ज्यादा डेंजरस है हमारे लिए सिचुएशन अभी भी। ये सुनकर एमसी चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम इस माउंटेन में इस तरह छुप कर बैठे हुए हो, क्या ये सिचुएशन तुम्हारे लिए डेंजरस नहीं है क्या? तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि तुम्हें जो शैबी जैसा कैंप है, ब्रोकन सिटी वॉल्स है, वो तुम्हें सुरक्षित बनाकर रख सकती हैं? तुम्हारे जो सोल्जर्स हैं वो इतने ज्यादा मिट्टी में पूरी तरीके से रंगे हुए हैं, मतलब बिगड़े हुए हैं, टैटर आर्मर पहने हुए हैं, टूटे फूटे आर्मर पहने हुए हैं। यहाँ तक कि जो वेपन्स है इनको देखकर लगता नहीं है कि ये कुछ वेपन भी है, ये बस स्क्रैप मेटल है। अगर कोई एनिमी तुम पर अटैक करने के लिए आता भी है तो तुम वाकई में उनसे इन वेपन से फाइट करने के लिए जाओगे क्या? अब तुम मुझे ये मत कहना कि तुम्हारे पास खाने की भी बहुत ज्यादा कमी है। वो सारे के साथ जो मैन है जो गार्ड पे खड़े हुए हैं, उन्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि एक हवा आएगी और वो सभी उड़े चले जाएंगे। तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम्हारे पास ऐसा क्या रीजन है, ऐसे क्या रिसोर्सेज है जिससे कि तुम यहाँ पर अपने आप को होल्ड करने की प्लान करने में लगे हो? ये बात सुनकर उसकी सारी पोल खुल जाती है और वो घबराते हुए सोचने लगता है कि अब क्या करूं, और चिल्लाते हुए कहने लगता है कि मैं बचपन से ही ग्रेट स्ट्रेंथ के साथ पैदा हुआ था। तुम डायरेक्टली इस वैनियन से जाकर पूछ सकते हो, जनरल वैन से। अगर तुम्हें मेरी बात पर कोई भरोसा नहीं होता, ये जानता है कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ और माउंटेन को डिफेंड करना मेरे लिए कुछ भी नहीं है, तो एमसी भी चिल्लाते हुए कहने लगता है कि ये तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, मुझे पता है। तुम एक स्ट्रांग होल्ड को चला रहे हो भाई, इतने सारे लोग हैं तुम्हारे आसपास, यहाँ पर तुम्हें पावर और कनेक्शन दोनों चीज की जरूरत पड़ेगी। अगर तुम अकेले यहाँ पर हो तो पूरी तरह से यूजलेस हो, और तुम किस लिए यहाँ पर जिंदा हो वो इसलिए, वो इसका रीजन ये नहीं है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, बस तुम इसलिए जिंदा हो क्योंकि तुम किसी के लिए अभी कोई बड़ा खतरा नहीं हो, कोई थ्रेट नहीं हो, तुम्हारी कोई भी इज्जत नहीं है, तुम्हारी कोई वैल्यू भी नहीं है और कोई भी तुम्हें जानता तक नहीं है और ना ही तुम्हारा कोई कुछ करने वाला है। ये बात सुनकर वितर इतना शौक होता है वो फटक फटा रह जाता है। ये देखकर उसका पूरा आत्मसम्मान की बैंड बजा देता है हमारा एमसी और झुककर कहने लगता है कोई खतरा नहीं, कोई भी वैल्यू नहीं है हमारी, यहाँ तक कि मैं
तुम जितना भी समझा लो, मैं उस रिवर को क्रॉस नहीं करने वाला तुम्हारे साथ। जितना ज़्यादा लेस कंट्रोल करेंगे लोग मेरे ऊपर, उतना ज़्यादा मेरे लिए बेटर रहेगा। ज़्यादा सिचुएशन अगर खराब रही भी तो मैं एक पंडित बन जाऊंगा और जितना ज़्यादा हो सके अपनी लाइफ को मैं एंजॉय करूंगा। तो हमारा एमसीयू समझाता है अपनी बहुत ज्यादा सेज वाली स्टाइल में, और क्या लगता है कि जब मैं ली जुआंग को लेफ्ट करूंगा तो मैं यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सीन बना दूंगा। और इस पूरी की पूरी ली जुआंग में सभी लोग ये बात जानते हैं कि मैं इस माउंटेन में तुम्हें ढूंढने के लिए आया था। तो मैं क्या लगता है कि वहाँ की जो नोबल फैमिली है वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, वो तुम्हें एक हिडन डेंजर समझेंगी, और जो कि समझती है कि वो तुम मेरे साइड आ चुकी हो, यानी कि तू ये एक एम्परर। और जब ये सिचुएशन होगी तो तुम्हें क्या लगता है कि वो लोग तुम्हारे साथ क्या करेंगे, और उन सभी को इस बारे में पता चलेगा और वो सोचने लगेंगे तुमने मेरी तरफ एलिगेंस अपनी प्लीज कर ली है एक फुलिश एम्परर की तरफ, तो तुम्हारे लिए यही बेटर रहेगा कि तुम एक्चुअली में इस बात को सच कर दो। तो ये सुनकर हमारा ये जो बंदा है इतना शॉक होता है कि भाई साहब ये बंदा तो झूठ झूठ बोल रहा है, तो और गालियां देने लगता है, तुम साउंड ऑफ भाई, इतने ज्यादा तो दे नहीं सकता, वो एक एम्परर है। और कहने लगता है कि तुम मुझे सेटअप करने में लगी हो भाई। तभी जनरल वैन उससे कहने लगता है कि जनरल हिज मैजेस्टी वाकई में काफी द ब्रिलियंट है, स्ट्रेटेजिस्ट है और एक ग्रेट वॉरियर है। अगर तुम इसे फॉलो करोगे तो तुम्हारी जो स्किल्स है वो वेस्ट नहीं होने वाली। तभी आने आगे आते हैं उससे कहने लगते हैं कि हम लोग तुम्हारे लिए काफी द वेपन्स और सप्लाईज भी लेकर आए हैं, अगर तुम उसे नहीं लोगे तो मुझे इस बात का डाउट है कि तुम आधे दिन भी नहीं टिक पाओगे। तुम्हें देखकर तो ऐसा ही लगता है। ये देखकर अब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता अपने दांत मिसपसान के अलावा। तभी किसी घोड़े के चलने की आवाज आती है और कोई उससे कहने लगता है कि बिग ब्रो हमारे लिए एक बहुत बुरी खबर है। ये बात सुनकर वो शौक होता है और उससे कहने लगता है कि जो स्काउट मैंने भेजा था वो वापस आ चुका है। और उसका स्काउट उसे बताने लगता है कि जो जियाओ फैमिली हुआई चांग है और डेंग फैमिली जो कुंगयान है, उन्होंने अपने ट्रूप्स को भेज दिया हमारे लियू जिंग को टेक ओवर करने के लिए। अब वे अपनी पूरी आर्मी को स्प्लिट करने में लगे हुए हैं, और तो 3000 मैन है हमारे ऊपर मार्च करने में लगे हुए हम पर अटैक करने के लिए। ये सुनकर एमसी उससे कहने लगता है कि जो तुम प्लान करने में लगे हुए थे उन लोगों ने अपना प्लान पहले कर लिया है और वो तुम्हारा यूज करने वाले हैं ताकि वो अपना नाम बना सके, अपनी इज्जत बढ़ा सके पूरे जैंग नेशन की फोर्सेस के सामने। और अगर तुम वाकई में जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें इस जगह को यानी कि कोई नेशन को डिफेंड तो करना ही पड़ेगा। अब इसके पास कोई भी ऑप्शन ना बचता तो सोचने के अलावा, और तक कभी कई सारे लोगों को अटैक करते हुए दिखाया जाता है किसी जगह पर, और पूरा का पूरा जो उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और जिन लोगों ने उन पर अटैक किया था तभी उन पर एक बहुत ज्यादा तेजी से ब्लड निकलती है और सभी लोग मारे जाते हैं। ये देखकर भाई साहब कतई यहाँ पर बैटलफील्ड में इतनी भयानक युद्ध छिड़ जाता है कि एक ही झटके में जो भी सेना उन पर अटैक करने के लिए आई थी वो सब मारे जाते हैं। जैसे देखकर वो कंफ्यूजर क्या लगता है कि डैम इट, मेरे जो केयर फ्री डेज थे वो ऑलरेडी इस ब्रेड तू ये गदरा डिस्ट्रॉय कर दिए जा चुके हैं। और किस तरीके से इसकी जो पूरी की पूरी आर्मी हमारे एमसी कंट्रोल में आ जाती है। और कहने लगता है हमारा एमसी जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, जो वॉर थी वो सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल के द्वारा ही हैंडल करनी चाहिए। तभी जिया उसके पास आकर उससे कहने लगती कि इस बैटलफील्ड में जो इंडिविजुअल स्ट्रेंथ है वो हार्डली कोई चीज बदल सकती है। उनकी जो डिफीट थी वो सिर्फ और सिर्फ समय की बात थी। ये बात सुनकर हमारा एमसी जियाओ की तारीफ करता है और उससे कहने लगता है कि तुमने जो स्ट्रेंथ का ट्रायल दिया था उसको देखने के बाद तुम और भी ज्यादा स्मार्ट बन चुकी हो और तुम सिचुएशन को और अच्छी तरीके से समझ रही हो। ये बात सुनकर वो लाल पड़ जाती है तारीफ सुनकर, और उससे कहने लगती है अगर ये वाकई में कंटिन्यूस चलता रहा इस तरीके से तो तुम्हें पता भी नहीं है कि आखिरकार तुम्हारे पास कुछ बचा भी नहीं होता गेम्बल करने के लिए। तो हमारा एमसी वापस से अपनी पता नहीं कैसी स्नाइपर उसे निकालता है और उससे क्या लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि आखिरकार मैं क्या करने में लगा हुआ हूँ। तभी आने उस पर चिल्लाती है और उससे क्या लगता है कि तुम बस शो ऑफ करना जानते हो। तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि तुम इस चीज से यानी कि एनिमी कमांडर को सिर्फ और सिर्फ अपनी सिंगल शॉट गन के साथ इतने लोगों को हराने में कामयाब रहोगे। तो हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि तुम्हें क्या पता आशा के बारे में, और आशा को ऑर्डर देता है। तभी आशा कुछ पोस्टर करती है और अपने मंत्र पढ़ना चालू कर देती है। तो हमारा एमसी तुरंत उसे शूट करता है। आसमान से तभी बहुत ज्यादा बिजली कड़कने की आवाज आती है तो सभी सोल्जर्स घबरा जाते हैं और तभी वहां पर एक जोरदार धमाका होता है और हमारा एमसी उनके कमांडर या सोल्जर्स पर नहीं कर रहा होता अटैक, बल्कि मैं उनके फ्लैग पर कर रहा होता है, जहां पर आशा अपनी यून एस्केप टेक्निक का यूज करती है और उन्हीं के साथ मिलकर हवा में ऐसे शब्द फैला रही होती है जैसे कि उनका कमांडर हार चुका है। और मैसेज वाले को जाकर भेज के चिल्लाते कहने लगते हैं कि मार्शल मारे जा चुके हैं, सभी लोग रिट्रीट करो। और इसकी जो प्लानिंग थी वो काफी ज्यादा अच्छी थी कि इनका जो कमांडर है वो मर चुका है, अब जी किसके लिए फाइट करे, किसके ऑर्डर मानेंगे। सभी लोगों को इन्हें सिर्फ यही लग रहा होता है कि चारों तरफ से उन्हें घेर लिया जा चुका है। सभी लोग घबराना चालू कर देते हैं और क्योंकि जो कमांडर का बैनर है वो ऑलरेडी नीचे गिर चुका है तो सभी लोग डर के मारे रिट्रीट करना चालू कर देते हैं और अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, जिसको देखकर ये बंदा शॉक होता है और कहने लगता है क्या हम इतनी आसानी से जीत गए। हमारे एमसी का प्लान यहाँ पर काम कर जाता है, जिसे देखकर ये बंदा भी काफी शॉक होता है। अब इसकी इतनी ज्यादा स्ट्रेटेजी देखने के बाद वो तुरंत अपने घुटने टेक कर कहने लगता है योर मेजेस्टी, मैं वाकई में आपके साथ पूरी जिंदगी भर टिकने के लिए तैयार हूँ। तभी कहानी जाती है हान बियांग की तरफ, जो कि गवर्नर है जिंका, जो कि सिचुएशन के एनालाइज करते हैं उससे कहने लगता है कि तू ये इस पर एक्शन लेना चालू कर दिया है और ये काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, मैं पता नहीं लगा सकता कि वो करना क्या चाहता है। उसके पास सिर्फ और सिर्फ 6 राइडर्स हैं और उसने लियू जियांग के डिफेंसेस को इग्नोर किया, सिटी मेन
क्वाइनियन सिटी के हॉल के अंदर एंटर किया और बिना किसी दिक्कत के वहां पर पहुंच भी गया। इसको देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि वहां पर कोई था ही नहीं। और तो और इतना ही नहीं, बल्कि मेदवानियन को मारने के लिए इसने हिडन वेपन का यूज किया था। वैन इनको उसने बचा लिया है और जो हमारा बैकअप प्लान था, जो कि मैंने उस सिटी के अंदर बचा कर रखा गया था, उसे पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया और तबाह कर दिया है। और उसके बाद इतना ही नहीं, इतने पर नहीं रुका, उसने पूरी की पूरी ट्रेजरी को एम्प्टी कर दिया, खाली कर दिया और सिटी को वहां पर अबंडन कर दिया। और जहां तक हमारी इंटेलिजेंस के हिसाब से जो अपीयरेंस, लास्ट अपीयरेंस हमें मौजूद हुई है, जो पता चली है, उसके अनुसार ये 1000 डिजर्टर्स को अपने जो कि हु लुगु गोवांग के साथ काम किया करते थे, उन्होंने उसके साथ मिलकर 3000 इलाइट ट्रूप्स जो कि जिया और डेंग फैमिलीज के थे, उन सभी को एक ही झटके मारा दिया। उसके बाद वो सारे सभी के सभी 1000 मैन वहां से जैसे गायब हो गए, जैसे कि उनके बिना किसी ट्रेस भी, मतलब एक बाल भी नहीं बचा, उनको पूरी तरीके से गायब कर दिया। तभी सोल्जर्स के पास आकर उससे कहने लगता है कि मैं इमीडिएटली अरेंज करता हूँ क्वाइन नोबल्स के ट्रूप्स को, ताकि वो पूरी की पूरी लीचुआंग एरिया को सर्च कर सके। सिर्फ और सिर्फ वो 1000 ही लोग तो हैं, वो ज्यादा देर तक हमारे लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं कर पाएंगे। तो वो कहने लगता है इसकी ये बात सुनकर, यहाँ तक कि जो क्वाइन नोबल्स थे वो भी हमारे साइड ले लिया है, लेकिन वो अभी भी क्वाइन के ही तो लोग हैं। जो क्वीनजिंग और फू फैंग को चारों तरफ से घेरे हुए हैं, उनमें से आधी आर्मी को वहां से हटा दो और साउथ की तरफ भेज दो अनरेट करने के लिए उन सभी को। मुझे नहीं पता, मुझे एम्पर मरा हुआ चाहिए। इसकी ये बात सुनने के बाद ये सोल्जर से काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कंफ्यूज होता है। उससे पूछ लगता है, गवर्नर, सिर्फ और सिर्फ तू ये के लिए आप इतना सब कुछ करने में लगी हो, ये कोई मतलब नहीं बनता इसका। तो वो समझाता है, उससे कहने लगता है कि किसी एम्पायर के लिए अगर हम किसी किंग को पकड़ लेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि हम पूरी सिचुएशन को, होल सिचुएशन को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। और इस वक्त जो कुवाइंजन और तूसू है, हमें उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। और तो और मैं चाहता हूँ कि जिंग की जितनी भी मेन फोर्सेस है, वो पूरी तरीके से उस क्रॉसिंग जो रिवर है ना, उस जो क्रॉस करने की जगह है, उसे हेवनली गार्ड करे पूरे के पूरे इलाके को। ये सुनने के बाद ये बंदा पूरी तरह से शॉक हो जाता है, जहाँ पर ये बताता है कि अगर मेरा गैस पूरी तरह से करेक्ट है, तो तू ये है वो प्लान करने में लगा हुआ है इस रिवर को क्रॉस करने के लिए। तभी हमें दूसरे स्ट्रॉन्ग होल्ड पर दिखाया जाता है, जहाँ पर तुझे सामने देखता है और काफी कंफ्यूज होता है, क्या लगता है कि ये सब क्या चलने में लगा हुआ है। वे सभी के सभी जिंक के कुत्ते हैं आउटसाइड में, वो अचानक से कम क्यों महसूस होने लगे हैं पहले के मुकाबले में। तभी उसकी नजर जाती है और देखता है कि योर हाने से जरा उस तरफ तो देखिए, उस वहां से धुआं उठने में लगा हुआ है, आई मीन धूल उड़ने में लगी हुई है। इनको देखकर पता चलता है ये एक मार्चिंग आर्मी है। इसको देखकर तूसू कंफ्यूज और उससे पूछ लगता है कि उन्होंने ऑलरेडी अपनी आधी आर्मी को, आधी फोर्सेस को विड्रॉ कर लिया है कम से कम। लेकिन ये बात मुझे समझ नहीं आ रही है कि वो लोग इस तरीके से रिट्रीट क्यों करेंगे। क्या वो वाकई में हमें बाहर बुलाने के बारे में सोच रहे हैं क्या? तो तूसू ये उसकी यह बात सुनता है और उससे कहने लगता है कि नहीं, मुझे लगता है कि जो सारी सिचुएशन है वो मेरे डियर ब्रदर के द्वारा की गई होगी, जो कि उनके लिए परेशानियां खड़ी कर रहा है। अब यहाँ पर कुछ भी हमारे लिए सोचने जैसा कुछ भी नहीं है, यहाँ ना ही हमें कुछ पता लगाने की जरूरत है। और अब हमारा मौका आ चुका है। अब यहाँ की जो सिचुएशन है अब हमें संभालनी पड़ेगी। उन्होंने वाकई में इतनी ज्यादा हिम्मत दिखाई कि उन्होंने अपने आधे ट्रूप्स को, वो भी मेरे सामने, तूसू के सामने से हटा दिया है। इन्हें देखकर लगता है कि वो वाकई में मुझे बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करने में लगे हुए हैं और मैं कुछ ज्यादा ही देर तक नॉर्थ में रह गया हूँ कि जिनके डॉग्स हैं वो ये बात भूल चुके हैं कि आखिरकार मैं कितना ज्यादा टेरिफाइंग हूँ। जब वो इतना भयानक और रिलीज करता है तो सोल्जर भी कहने लगता है, योर हाइनेस, मैं समझ चुका हूँ कि आप क्या करना चाहते हो। और वो भी काफी ज्यादा भयानक ऑरा निकालते हुए निकल पड़ता है और ऑर्डर देता है कि पूरी की पूरी आर्मी को एक जगह पर इकट्ठा करो, अब समय आ चुका है असली लड़ाई का। दूसरी तरफ हमारे एमसी की जो 1000 लोगों की आर्मी है वो निकल पड़ती है अटैक करने के लिए जिंग नेशन पर। तो वो उससे पूछने लगता है कि योर हाइनेस, आप जिस तरीके से स्ट्राइक करने वाले हो जिंग के रेट्स पर, वो हमारी ड्यूटी है, लेकिन आप छुपके छुपके इस तरीके से जाने में लगे हो, आखिरकार एग्जैक्टली आप करना क्या चाहते हो? तो हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि तुम में बाकी ज्यादा हिम्मत है, लेकिन तुमने मुझसे ये बात नहीं कही थी कि हम इतने ज्यादा कम लोगों के साथ अगर जाते हैं तो जैसे ये ऐसा होगा जैसे कि सुसाइड करने जैसा। तो जियाओ से, आई मीन आशा से बताने लगते कि मैंने अपने डिवाइन आई मिरर का ऑब्जर्व की थी सिचुएशन को और पता लगाया था कि जहाँ पर जो क्रॉसिंग है मूलोंग रिवर की, उसे ऑलरेडी हेवली गार्डेड कर रखा है। ये देखने के बाद वो शॉक हो जाता है और पूछने लगता है कि तुम्हारे पास किस तरीके का मिरर है भाई, तुम इस रिवर के दूर से भी देख सकते हो। ये देखकर आशा उसे बताती है और कहने लगती है कि ये मैंने उस डिवाइन बुक के हिसाब से बनाया है जो कि हिज मैजेस्टी ने मुझे प्रोवाइड करवाई थी, बिल्कुल उसी फायर फॉर्म की तरह जैसा कि मैंने तुम्हें पहले दिखाया था। ये भाई किसी टेलीस्कोप की तरह है। खैर हमारा एमसी से क्या लगता है कि एनीवे जो हम क्रॉस करने वाले हैं हेड ऑन, वो इम्पॉसिबल है हमारे लिए, तो हमारे लिए कोई भी ऑप्शन नहीं बचता, हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर आराम करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। तो वो ऑर्डर देता है कि जनरल वेनिवान, इस सिचुएशन को, इस एरिया को काफी सालों से गार्ड करके रखा गया था, तो उन्हें पता है कि आखिरकार इस पूरे के पूरे जो टेरन है और इस रिवर को किस तरीके से क्रॉस किया जाता है, इस सिचुएशन के बारे में उन्हें इतनी अच्छे से पता होगा जैसे कि उनके हाथों में सब कुछ हो। अगर वो गार्ड करना चाहते हैं इस जगह को, क्रॉसिंग रिवर को, तो करने दो उन्हें गार्ड। शायद उन्हें ये बात पता नहीं होगी, लेकिन जो मूलोंग रिवर है वो बहुत ज्यादा लंबी है। मैं भी इस बात को विश्वास करने से मना करता
सकता हूँ कि यहाँ तक वो पूरी की पूरी रिवर को गार्ड कर सकते हैं। एक मूवमेंट तो आएगी आएगी यहाँ पर हम लोग क्रॉस कर सकें। तो जनरल वैन उससे क्या लगता है कि और राइट योर मैजेस्टी, यहाँ पर अभी भी फोर्ड डाउन स्ट्रीम मौजूद है, हम लोग उस जगह का यूज कर सकते हैं, हम वहां से क्रॉस कर सकते हैं और लॉन्च कर सकते हैं सरप्राइज अटैक को उन पे वीक स्पॉट पर। तभी एमसी क्या लगता है कि तुम सभी मुझे फॉलो करो, हम जाकर उस जिंग नेशन को दिखा देते हैं, हम वहां पर स्टेप करेंगे, यहाँ पर अटैक करेंगे, वहां पर उनके सबसे ज्यादा दुखता है। तभी हमें रिवर के एक छोटे से इलाके का दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा एमसी पहुंच जाता है और दूर से उन पर नजर बनाए रखा है। तो जनरल वैन उससे पूछता है योर मैजेस्टी, ये मेरी ओवरसाइट थी, मैंने इसके बारे में सोचा नहीं था कि जो जिंग फोर्सेस हैं वो लोग नोटिस कर लेंगे पूरे टेरन को और यहाँ पर रेनफोर्स कर देंगे यहाँ पर अपने डिफेंस बनाने के लिए। तो एमसी उससे क्या लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और ज्यादा। मैं जो जानना चाहता था वो ये है कि हम लोग फाइट कर सकते हैं। ये बात सुनकर ये दोनों के दोनों कंफ्यूज होते हैं और समझ नहीं पा रहे होते कि ये क्या कह रहा है। और उससे पूछने लगता है कि एक नजर में देखकर साफ साफ पता चलता है कि यहाँ पर 3000 ट्रूप्स बैठे हुए हैं हमारे सामने और बस सभी के सभी लोग लाइट फोर्सेस है जिंग नेशन की। अगर हम लोग इनसे फाइट करते हैं तो ये हमारे लिए काफी हार्ड होने वाला है किसी नोबल फोर्सेस के मुकाबले जो कि हमने पहले फेस की थी। लास्ट टाइम हमें डिफेंड किया था, लेकिन इस बार हम लोग अटैक करने वाले हैं डायरेक्टली उन डिफेंड के खिलाफ। अगर हम बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्टली उन पर अटैक कर देते हैं रेकलेसली बिना कुछ सोचे समझे, यहाँ तक योर मैजेस्टी की जो ब्रिलियंट टैक्टिक्स है वो भी साइड हमारे लिए जो जीत है वो काफी हार्ड होगी और काफी कॉस्ट वाली होगी। तो लीथियन उसके पास आकर उससे क्या लगता है कि योर मैजेस्टी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1000 लोग हैं, एक बार हम जिंग नेशन में कूद भी पड़ते हैं, चले भी जाते हैं तो हमें टफर बैटल का सामना करना पड़ेगा, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते अपनी फोर्सेस को यहाँ पर वेस्ट करने के लिए। ये सुनकर एमसी उनसे पूछता है क्या तुम मुझे सजेशन दे सकते हो इसके बारे में। फिर तो ली त्यानन उससे क्या लगता है योर मैजेस्टी की जो अपीयरेंस है लू चेंग में वो पूरी की पूरी तरीके से आपने जो अपनी इन्फ्लुएंस दिखाई है, किस तरीके डिफीट कर दिया था उन नोबल के कॉलिशन को, क्रश कर दिया था और सारी की सारी अटेंशन अपनी तरफ खींच ली है। और इस सीजन को देखकर मैं यहाँ तक गैस कर सकता हूँ उसके हिसाब से जो ट्रूप्स जो बीसिंग है प्रिंस तूसुकी और क्वेंजन की जो चारों तरफ से घेरे हुए थे वो अब सारे के सारे लोग योर मैजेस्टी यानी कि आपको हंट करने के लिए पीछे करेंगे। तब इसके दिमाग की बत्ती जल जाती है और कहने लगते हैं कि योर मैजेस्टी अगर वो वाकई में प्रिंस तूसु की तरफ से अपनी आधी फोर्सेस को हटा लेंगे तो बिना किसी दिक्कत के प्रिंस तूसु इसका फायदा उठा सकते हैं। अगर हम लोग इस मूवमेंट पर वापस चले जाते हैं और सरप्राइज अटैक कर देते हैं और हिज हाइनेस की फोर्सेस के साथ मिल जाते हैं, ये अपना प्लान बताता है तो हमारा एमसी तुरंत उसे रोक देता है और उससे क्या लगता है कि मैं इतनी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा ताकि मैं 1000 लोगों को इकट्ठा कर सकूं और तुम मुझसे कह रहे हो कि हमारा दुश्मन इस वक्त सामने बहुत ज्यादा पावरफुल है तो हम लोग वापस दुम दगाकर यहाँ से भाग जाए और सीधे मेरे ब्रदर के साथ उससे मदद मांगे। तो जनरल मैन उससे कहने लगता है कि योर मैजेस्टी जो सिचुएशन है जो मैटर है वो लाइफ एंड डेथ का है, हम इतने ज्यादा इंपल्सिव नहीं हो सकते। तो जिया उससे पास आकर उससे कहने लगती है जो डिसीजन है वो सिर्फ और सिर्फ इमोशंस को लेकर नहीं बन सकता। तो आशा उससे कहने लगती है कि तुम बता सकते हो। तो उससे बताती है कि जब हम लोग ट्रेवल करने में लगे हुए थे 2 दिन के दौरान तो जियाओ और मैंने यहाँ पर पूरे के पूरे सराउंडिंग्स को स्काउट कर लिया था और राइट नाउ यहाँ पर जो 3 फोर्सेस है वो हमारे तरफ नॉर्थ की तरफ आने में लगी हुई है और देखकर उनके बैनर को पता चलता है कि वो दोनों के दोनों साउथ जिंग की मेन फोर्सेस रहने वाली है और जो थर्ड मिक्स्ड आर्मी है रिबेल्स नोबल के साथ जो कि मिली हुई है और टोटल नंबर हमने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा है। और कम से कम तभी हमारा एमसी बीच में बोल पड़ता है और कहने लगता है कि 50,000 वे लोग वाकई में 50,000 लोगों को भेजने में लगे हुए हैं हमसे निपटने के लिए। जिस तरीके से हमारे सामने का रास्ता को जो फोर्सेज है वो ब्लॉक कर रखी हुई है और वी आर यानी कि बेसिकली देखा जाए तो हमें चारों तरफ से घेर लिया जा चुका है। ये बात सुनकर ली त्यानन सोचता है और कहने लगता है कि जो प्रेशर था उसके कंपेयर के मुकाबले में जो कि हमारे पीछे से है, अगर हम लोग इस रिवर को क्रॉस करते हैं वो परेशानी हमारे लिए ज्यादा कम है और जो हमारे लिए काफी ज्यादा आसान रहने वाला है। तो हमारा एमसी भी इस बात से एग्री होता है और उससे कहने लगता है कि यहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं बचा हुआ वापस जाने के लिए। हम लोग अगर इन स्मॉल फ्राइज को नहीं निपटा पाते जो कि हमारे सामने है तो शायद इससे बढ़िया रहेगा कि हम लोग सरेंडर कर दे जिंग नेशन की तरफ और उनके स्लेव बन जाए। ये बात सुनकर उसे गुस्सा आते हुए कहने लगता है कि घंटा मैं उनका डॉग बनने वाला हूँ, जिंग नेशन का कुत्ता तो मैं कभी ना बनने वाला। सभी के सभी लोग सोल्जर्स जब इसकी बात ये सुनते हैं तो वो सिर्फ सोचते रह जाते हैं। अब उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता। तो एमसी कहने लगता है कि अब समय आ चुका है कि लगता है कि हम लोग सभी लोग सेम पेज पर हैं और अब हमारी बारी है अटैक करने की। तभी वो आनंद की तरफ देखता है, उससे कहने लगता है कि जो सबसे ज्यादा बिगेस्ट इशू रहने वाला है हमारे लिए वो ये है कि हम लोग अपने लॉसेस को मिनिमल कैसे करें। ये देखकर इसकी फट जाती है और घबराने लगती है डर के मारे और कहने लगती है कि तुम मुझे इस तरीके से घूरने में लगी हो, यहाँ पर 3000 मैन है तो मैं वाकई में ऐसा लगता है कि मैं सभी कंट्रोल कर पाऊंगी। मेरी जो एनर्जी है वो ऑलरेडी पूरी तरह से ड्राई कर चुकी हो तुम लोग और मैं ऑलरेडी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। ये देखकर हमारा एमसी कहने लगता है कि तुम तो यूजलेस है। अगर इसके बारे में बात की जाए तो इन लोगों ने लो लाइंग एरिया में अपना कैंप सेटअप करके रखा गया है, क्या इन्हें इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं है क्या कि यहाँ पर बाढ़ आ गई तो ये सब लोग मारे जाएंगे। ये सुनकर जनरल वैन उससे कहने लगता है तुम बाढ़ के फ्लड के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन ये जो एरिया है वो हाई माउंटेन से घिरा हुआ है तो यहाँ पर वाटर लेवल को राइज करने के लिए हमारे लिए काफी हार्ड होने वाला है। अगर हम लोग ब्लॉक कर देते हैं पूरे के पूरे रिवर के लार्ज रॉक से, बड़े बड़े पत्थरों से वाटर को इस पूरे माउंटेन से, लेकिन ये बात आप भूल रहे हो कि यहाँ के जो स्टोन है वो एक्सट्रीमली टफ है, हम उन्हें मूव नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर एमसी उससे कहने लगता है कि ये
चीज है वो हमारे लिए परफेक्ट नहीं है कि तुम्हारे लिए परफेक्ट जॉब नहीं है क्या आशा? जबकि आशा है वो एक गन बना सकती है सिर्फ और सिर्फ स्क्रैप से, कचड़े से। तो एक रॉक को ब्लास्ट करना तो इसके लिए काफी तो आसान रहेगा। ये सुनकर आशा उससे क्या लगता है कि योर मेजेस्टी, मैंने ऑलमोस्ट पूरी की पूरी बुक को, डिवाइन बुक को डिस्पेस्ड कर लिया है। अगर हम पूरी पूरे माउंटेन रॉक्स को कोलैप्स करना चाहते हैं तो मुझे एटलीस्ट कम से कम एक दिन तो चाहिए तैयारी के लिए। इसकी ये बात सुनकर हमारा एमसी कॉन्फिडेंस से भर जाता है और मुस्कुराने लगता है। तभी हमें किसी को ये इस पहाड़ को खोदते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर आशा सभी को इंस्ट्रक्ट करते हुए कह रही होती है कि 50 स्टेप नॉर्थ वेस्ट, प्लीज इस लास्ट पैक को यहाँ पर फट कर दो, यानी कि बॉम्ब के पैकेट को। इस पैकेट को आप देख ही सकते हो जैसे किसी टीएनटी की तरह लगने में लगा हुआ है। तो जिया उससे पूछे लगती है कि ये जो ह्यूज माउंटेन है, क्या हम वाकई में इस तुम्हारे जो 10 एक्सप्लोसिव पैक्स हैं, हम इसे डिस्ट्रॉय कर पाएंगे? तो जो आशा है वो जिया को समझाती है और उससे कहने लगती है जो बुक है उसे कंट्रोल डिमोलिशन के नाम से भी जाना जाता है। उसमें जब तक हम लोग इस राइट स्पॉट पर ब्लास्ट करने में कामयाब रहे तो यहाँ पर हम बिना किसी दिक्कत के माउंटेन के स्ट्रक्चर के इंटीग्रिटी को वीकन कर सकते हैं, कमजोर कर सकते हैं। जब काम कंप्लीट हो जाता है सोल्जर्स कहते हैं कि हम लोग सब कुछ सेट हो चुका है। तभी आशा उससे कहने लगती है कि चलो काफी अच्छा काम हुआ, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। उसके बाद उस माउंटेन का सीन दिखाया जाता है दूर से, जहाँ पर आशा रेडी होती है उसे ब्लास्ट करने के लिए, और उसके हाथों जो तलिस्मान है उसे जो जला देती है, जिससे कि जो टीएनटी होता है उसके तलिस्मान भी जल जाता है। और तभी वहां पर उस पहाड़ पर एक बहुत ही जोरदार ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट से सिर्फ और सिर्फ धुआं निकलता है, लेकिन वो गिरता नहीं है। इसको देखकर वो काफी घबराती है जियाओ और उससे कहने लगती है लगता है कि हमारी ट्रेक बिल्कुल भी काम नहीं की। लेकिन तभी अचानक से आशा उसे इशारे पे बताती है और पता चलता है कि उन्होंने एक टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिससे कि पेड़ गिराते हैं ना, जैसे कि आपको पता होगा कि पेड़ के एक हिस्से का काट देते हैं और फिर उसे गिराते हैं लंबे लंबे पेड़ों को, ताकि डायरेक्शन वो मैनेज कर सके। उसी टेक्निक का इसने इस्तेमाल किया और बिना किसी दिक्कत के उन्होंने पूरे के पूरे पहाड़ को ही गिरा डाला भाई, जिसको देखकर वो काफी शौक होती है और कहने लगती है कि जो हमारी ट्रिक है वो काम कर चुकी है, हम काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहे। और जिया उसे देखकर तो उसका मुंह फटाका फटा रह जाता है और बाकी के सोल्जर भी शौक होते हैं। दूसरी तरफ हमारा जो एमसी और उसकी जो फोर्सेस होती है वो अपनी छोटी छोटी बोट्स बनाकर पहले रेडी हो चुकी है क्रॉस करने के लिए। यहाँ पर ये बंदा उससे पूछने लगता है कि योर मेजेस्टी, हमने जल्दी जल्द इस बैम्बू राफ्ट को एक ही रात में बना लिया था, लेकिन हमें इन माउंटेन्स के द्वारा सराउंड कर लिया गया है। यहाँ पर कोई भी ऐसा रास्ता नहीं जिससे कि हम रिवर को क्रॉस कर सके। तो एमसी कहता है कि तुम्हें जल्दी इसके बारे में पता चल जाएगा। तभी अचानक से उससे बहुत ज्यादा तेजी से आवाज आने लगती है और जब वो ध्यान से देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो पानी की रफ्तार है वहां से आने की और ज्यादा तेज हो चुकी है। सभी लोग शॉक होते हैं और कहने लगते हैं कि ये तो फ्लड है, फ्लड। और इसको देखकर इसके बंदे का मुंह फटाका फटा रहता है शौक के मारे। तो एमसी कहता है कि तुम क्यों पैनिक करने में लगे हुए इस स्टेशन को देखकर, ये जो पावर है वो किसी और की नहीं, हिज मजेस्टी की, ली त्यानो ने ये बंदा। तो तभी ली त्यानो काफी मुस्कुराता है और हंसते हंसते उससे कहने लगता है कि यहाँ पर जब तक मिरेकल्स होंगे, जब तक हमारे मेजेस्टी हमारे पास है। तभी हमारा एमसी इस मौके का फायदा उठाता है और सभी को ऑर्डर देता है कि राफ्ट की तरफ बढ़ो और इस करंट का यूज कर अटैक करने के लिए कूद पड़ो। ये टेक्निक कुछ जानी पहचानी से लग रही है, पता नहीं क्यों, लेकिन भाई साहब ये तो भाई सर्फिंग करने में लगे हुए हैं। और कहने लगता है कि चार्ज कर दो सीधे की सीधे उस जंग नेशनल कैंप पर स्ट्रेट। इतने एक्साइटमेंट में हमारे एमसी को देखकर ये भी काफी एक्साइटमेंट से भर जाता है और ये भी कहते पागलों की तरह एक्सप्रेशन बनाता है और क्या लगता है कि योर मेजेस्टी की जो डिवाइन पावर है उन्होंने हमें दिखा दी है, हम लोग इस बैटल में पूरी तरह से इनविजिबल है। और सभी के सभी लोग यही जय जयकार करने लगते हैं हमारे एमसी की और क्या लगता है कि हिज मेजेस्टी की डिवाइन पावर इनविजिबल है बैटल में, अब हमें कोई भी नहीं हरा सकता। यहाँ पर जिंग नेशन के इतने भी लोग थे जो कि कैंप कर बैठे हुए थे, वो आराम से एंजॉय कर रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि आखिरकार जो जोकोंग मिलिट्री कैंप है उसे छोड़कर क्यों जाने में लगे हुए हो, आखिरकार हम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं यहाँ पर बैठे बैठे अकेले। तो एक सोल्जर कहने लगता है कि ये सैलो क्रॉसिंग है, जो हायर अप से वो इस बारे में चिंता कर रहे थे कि जो क्वाइन कंट्री के लोग हैं वो यहाँ से अटैक कर सकते हैं हम पर। जिसे देखकर जो जोर जोर से हंसता है उससे कहने लगता है कि तुम रिडिकुलस करने की जरूरत नहीं है, जो क्वाइन एम्परर है वो एक नंबर का यूजलेस है और बेवकूफ है, हमने ऑलरेडी उससे पहले फाइट कर रखी है, उनकी जो डोर स्टेप उनके घर में घुसकर उन्हें अटैक कर दिया है, अगर ये वाकई में काउंटर अटैक कर पाए तो ये वाकई में किसी मिरेकल की तरह होगा। ये सुनने के बाद दूसरा बंदा कहने लगता है कि इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ शो ऑफ के लिए बैठे हुए हैं, मैं काफी तो बोर्ड हो रहा हूँ। तभी कुछ वो नोटिस करता है और उन सभी को बताता है क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है। तभी वो देखता है कि उसके पैरों के नीचे बहुत ज्यादा पानी आ चुका है और वो नोटिस करता है अजीब सी चीज को और तभी चिल्लाते क्या लगता है कि वहां पर देखो, यहाँ पर बहुत ज्यादा पानी की वेव आ रही है हमारी तरफ और वहां पर फ्लड जैसी एक बहुत बड़ी बाढ़ आ जाती है और सभी के सभी लोग अपने आप को बचा भी नहीं पाते, उतनी देर में सभी बह जाता है सब कुछ और अपनी जान की भीख मांग रहे होते और चिल्लाते हो कहने लगता है कि बचाओ रे बचाओ, हम मर गए रे, बह गए। और सभी के सभी लोग पानी में जैसे ही बह जाते हैं तो वो कुछ भी नहीं कर पाते। तभी थोड़ी देर बाद जैसे पानी शांत होता है तो सभी किस तरीके से अपने आप को बचाकर किसी पत्थर पर आते हैं और खांसते खांसते ऊपर उठते हैं और कंफ्यूज होते हैं और समझ नहीं पा रहे होते और कह रहे होते हैं कि आखिरकार ये सब क्या चलने में लगा हुआ है। लेकिन तभी उनमें से एक सोल्जर अजीब सा कुछ नोटिस करता है और देख के काफी घबरा जाता है और अपने सामने हमारे एमसी को पाता, जहाँ पर हमारा एमसी पूरी की पूरी आर्मी के साथ उसके साथ खड़ा हुआ है, उसके सामने खड़ा हुआ है। तभी हमारा एमसी अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और ऑर्डर देने लगता है कि अब सही मूवमेंट है हमारा उन सभी पर अटैक करने के लिए।
तभी उसकी पूरी की पूरी आर्मी जो कि आर्चर से भरी पड़ी होती है वो एरो शूट करने लगती है उन सभी के सभी लोगों पर। इसको देखकर सभी घबरा जाते हैं और उनका लीडर ऑर्डर देता है कि तुम्हें पीछे जाना होगा, हटना होगा, लेकिन कोई भी भाई उस पानी में इतनी तेजी से नहीं जा सकता जितनी तेजी से ये लोग जा सकते हैं और सभी को एक एक करके मारना चालू कर देते हैं। इनके पास ना ही वेपन्स है ना ही कुछ, अब ये सिर्फ और सिर्फ मरने के लिए बैठे हैं और बिना किसी दिक्कत के एमसी की आर्मी उन्हें निपटाने में कामयाब रहती है और कोई भी कितने ही बचने की कोशिश कर ले, लेकिन इस बंदे की आर्चरी से कोई भी नहीं बच सकता। और क्या लगता है ये लोग तो यहाँ तक कि फाइट बैक भी नहीं कर पा रहे हैं, ये तो वाकई में बहुत बोरिंग महसूस हो रहा है मेरे को। तभी हमारा एमसी उसकी तरफ देखता है तो वो काफी शौक होता है और वो कहने लगता है घबराते हैं। बोरिंग होना भी काफी अच्छा होता है, हमारे जो ब्रदर्स हैं उन्हें कैजुअलिटी लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी। और ये सुनते ही हमारा जो नोटिफिकेशन देता है सिस्टम वो उससे कहने लगता है कांग्रेचुलेशन होस्ट ने अपने दिमाग का ट्रिक दिखाई और बिना किसी दिक्कत के उस जो वाटर टैक्टिक्स है उसने जेंग आर्मी को हराने के लिए, उसकी स्मॉल फोर्सेस को हराने के लिए उसे काम कर गई उसकी वाटर टैक्टिक्स। इसने बिना किसी दिक्कत के कम लोगों के साथ इतने ज्यादा लोगों को हरा दिया है और इससे ट्रिगर कर दिया है ड्राउनिंग ऑफ 7 आर्मीज का जो हिस्टोरिकल इवेंट है उसको। हिस्ट्री में जो गुआन यू था उसने फ्लड वाटर टेक्निक का इस्तेमाल किया था 7 आर्मीज को उस बैटल जो कि जियानफेंग पर हुई थी उसके दौरान इस टेक्निक का यूज किया था उन सभी को मारने के लिए और कैप्चर किया था यू जिन को और पांग दिन को पूरी तरह से बिगेड कर दिया और पूरी की पूरी चाइना को शॉक कर दिया था। और इस इवेंट के अंदर ड्राउनिंग ऑफ 7 आर्मीज तुम्हारी जो नेशनल पावर पॉइंट्स है वो इंक्रीज हो चुके हैं 10,000 से और करंट टोटल है 35,900 पॉइंट्स। अब हमारा एमसी से बहुत परेशान हो चुका है कंट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए, इसके पॉइंट सिर्फ बढ़ने में लगे हैं और काफी उदास महसूस करते हुए कहने लगता है अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस पॉइंट जितना मैं हार्डर ट्राई करता हूँ लॉस करने का उतना ही ज्यादा तेजी से मैं पॉइंट्स को कमाने में लगा हुआ हूँ। अब कम से कम इतना तो श्योर कर ही सकता हूँ कि मैं ये सभी के सभी लोग जिंदा बचे हैं। तभी थोड़ी देर बाद युद्ध खत्म होता है और सभी के सभी लोग मारे जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है तूसू की तरफ जो कि इतना भयानक तरीके लड़ रहा है कि कोई भी उससे बच नहीं पा रहा होता और कहने लगता है कि बस इतनी ही दम है उन लोगों में, हमने तो इन्हें इतनी आसानी से हरा दिया है। उनका जो इंटरेस्टिंग कमांडर था उससे पहले वो काफी ज्यादा अच्छा था फाइट करने के लिए हमसे। इसको देखकर उसका साथी आता है, उससे कहने लगता है कि तुम जरूर ही उस जिंग कंट्री के अनियंग बैटलियन के बारे में बात करने में लगे होगे जो कि जिंग वूशांग के द्वारा लीड किए गए थे। वह और उसकी जो आधी ट्रूप्स हैं वो ट्रांसफर हो चुकी हैं साउथ की तरफ। ये देखकर हमारा एमसी जो तूसू है वो उससे कहने लगता है कि वो कितना ज्यादा लक्की बास्टर्ड निकला। तो उसका सोल्जर बताता है, उससे कहने लगता है कि हमने ऑलरेडी अनकवर कर लिया है इंपोर्टेंट इंटेल को। ये इससे हमें पता चलता है कि हिज मेजेस्टी है उन्होंने अपने कम से कम 1000 ट्रूप्स को इकट्ठा कर लिया है और सिर्फ उन्होंने मूजिंग रिवर को क्रॉस ही नहीं कर लिया है बल्कि में उन्होंने बैटल को भी जीत लिया है, वो भी कम से कम सोल्जर के साथ, और जोंगकुंग मिलिट्री कैंप को भी कैप्चर कर लिया। ये बात सुनकर ये काफी शॉक होता है तूसू और काफी खुश भी और उससे कहने लगता है तो जो विड्रॉन ट्रूप्स थे उन्हें एनसर्कल करने के लिए भेजा था, यानी कि हमारे एमसी को पकड़ने के लिए भेजा था, तुये को पकड़ने के लिए। मेरा जो लिटिल ब्रदर है वो वाकई में जानता है कि किस तरीके से दूसरों के लिए परेशानी खड़ी की जाए। तो सोल्जर बताता है, उससे कहने लगता है कि जबकि जो क्वीन फैंग है अब वो हमारे अंडर सीज में नहीं रहा है, हम उसे बचा सकते हैं, तो हमें डायरेक्टली हिज मेजेस्टी के सपोर्ट के लिए नहीं जाना चाहिए। तभी वो उससे क्या लगता है कि हम लोग जाएंगे लेकिन अभी नहीं। मैंने उससे वादा किया था कि मैं अपने होमलैंड को प्रोटेक्ट करूंगा और इस समय पर मेरी जो प्रायोरिटी है उसे कुंजन को वापस हासिल करने की है। ये सुनकर सोल्जर कहने लगता है कि आपने बिल्कुल सही कहा, एक बार जो कुंजन वो सिक्योर हो जाएगा हमारे पास काफी जो ट्रूप्स होंगे उन सभी को मोबिलाइज करने के लिए, बचाने के लिए हिज मेजेस्टी को। तो वो उससे कहने लगता है कि एग्जैक्टली नो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आखिरकार कितनी ज्यादा फोर्सेस उसको चारों तरफ से घेरे ले, लेकिन मेरा जो ब्रदर है वो इतना ज्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट है कि वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा वहां से निकलने का। भाई एमसी की इतनी तारीफ, मैं तो कतई शॉक हो गया। तभी सिचुएशन जाती है हमारे एमसी कैंप की तरफ जहां पर जो कमांडर होता है उनका वो उसे देखकर कहने लगता है ये तो वेस्ट्रल है, वाकई में ये सब कुछ वेस्ट्रल ने किया है, उसके पास इतना दिमाग कहां से आया। तभी वो एक पत्थर निकालता है और उस पत्थर को सूंघना चालू करता है और कहने लगता है कि इसको देखकर ऐसा लगता है कि इन्होंने गन पाउडर का इस्तेमाल किया है, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो डिफरेंट जरूर है। वो मोर इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है ये बंदा देख समय के साथ साथ। तभी उसका साथी अगर उससे कहने लगता है कि लॉर्ड जिंग क्या तुम वाकई में अब यहाँ पर आप उस पर अटैक करने के बारे में सोच रहे हो क्या। तो वो उससे कहने लगता है लॉर्ड जिंग उसका तो उसके बंदे के पास जरूरी बहुत ही ज्यादा कम ट्रूप्स मौजूद होंगे और इसलिए इस तरह की टैक्टिक का इस्तेमाल करने में लगा हुआ अनऑर्थोडॉक्स टैक्टिक्स का। तो उसका साथी उससे क्या लगता है कि लॉर्ड सिंह, गवर्नर हार्ड ने हमें ऑर्डर दिया है कि हमें इन्वेस्टिगेट करना है और मेन फोर्सेस का इंतजार करना है। तभी उसका लॉर्ड सिंह मुस्कुराता है, उससे क्या लगता है कि क्या होगा अगर जो इसकी जो 1000 मैन आर्मी फोर्सेस है वो बस एक ब्लफ निकली, तो एक झूठ निकली, तो वो हमारे लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी नहीं होगी उन सभी को हराने के लिए। मैं वाकई में इतना ज्यादा उत्सुक हो रहा हूँ उसकी आंखें नोचने के लिए, बाहर निकालने के लिए, और उसकी टंग अपने हाथों से काटूंगा मैं, और उसकी जो आंखों का जो स्वाद है उसे चखने के लिए मैं पगला चुका हूँ। लेकिन सोल्जर उससे घबराते हुए क्या लगता है कि लॉर्ड सिंह, हमारे जो गवर्नर का जो ऑर्डर है वो एक्सप्लिटली उन्होंने जानबूझकर जो ऑर्डर दिया है कि हमें फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वो ये बात कहता है तो वो लॉर्ड सिंह अपने ही सोल्जर को वहीं पर मार देता है और उसके मुंह को तुरंत फोड़कर कहता है उससे, तुम जो ये बताओ कि आखिरकार जो गवर्नर हार्ग है उसके ऑर्डर को जिंग वूशांग के होते होते तुमने कैसे मानना चालू कर दिया। तुम्हें लगता है कि हम लोग उनके ऑर्डर को फॉलो करोगे?
जिन वूशांग, मैं ना कब किसी के ऑर्डर को फॉलो किया है, अब तुम्हें मरना होगा। जब इसकी इतनी क्रूरटी देखते हैं तो सभी लोग घबरा जाते हैं, उनके पसीने छूट जाते हैं और बता रहा होता कि मैं किसी से भी ऑर्डर नहीं लेता। और अपने ही साथी के चीतरे चीतरे उड़ा दिए उस बंदे ने और सभी से पूछने लगता है क्या तुम्हारे पास कोई ओपिनियन है, इसके अलावा कोई और कुछ कहना चाहता है। और तुरंत उस वाटर में कूद जाता है और कहने लगता है कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो मुझे सभी लोग फॉलो करो। भाई साहब, जिस मूवमेंट में ये फॉलो करने के लिए कहता है वो काफी ज्यादा शॉकिंग वाली न्यूज होती है। तभी हमारे एमसी के कैंप का सीन जाता, सभी लोग वहां पर आराम कर रहे होते हैं। जियाओ और आशा दोनों के दोनों उसकी गोद में। भाई साहब, एक में रसगुल्ला और दूसरे में भाई गुलाब जामुन। भाई कतई मौज ले रहा है हमारा एमसी। यहाँ पर सभी लोग तारीफ करते हैं एमसी की और कहने लगते हैं तुम दोनों ने वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है, तो आज रात को मैं तुम दोनों को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से रिवॉर्ड करने वाला हूँ। सॉरी, हमारा एमसी कह रहा है ये चीज को, लेकिन जियाओ को और आशा को जब हमारा एमसी दोनों बाहों में भर लेता है तो आशा उससे जियाओ से कहने लगती है कि तुम अपने हाथ मेरे ऊपर से हटा लो फटाफट से। लेकिन इसके इरादे कुछ ठीक ना लग रहा है। सभी लोग काफी खुश होते हैं, उससे कहने लगते कि हमने अपने दुश्मन को वाइप आउट कर लिया है और बिना किसी सिंगल कैजुअलिटी के। और हमारा जो कैंप है वो काफी ज्यादा कैंप चीजों के साथ घिरा पड़ा हुआ है और ये हमारे लिए काफी ज्यादा यूज भी रहने वाली है। लेकिन ली तेनन उससे कहने लगता है कि इस बैटल के कारण हमारी जो लोकेशन है वो एक्सपोज हो चुकी है। अब जबकि हम लोग डीप साउदर्न जिंग के अंदर मौजूद है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी आगे, लेकिन जो एनिमी ट्रूप्स है जो कि हमारे सामने है और जो हमारे पीछे हैं वो हमें बहुत ज्यादा बुरी तरीके से रिलेटेडली हमारा पीछा करेंगे। तो जियाओ आग पर आगे आते और उससे कहने लगती है कि जो असासिन था जो कि उस लूचेंग में मारा गया था, जो कि क्लेम कर रहा था कि वो अनेक बटालियन से आया हुआ है, वो एक इलाइट यूनिट थी जो कि कुन गार्ड्स के बराबर है और उनका जो लीडर था जिंग वूशांग वो सबसे ज्यादा ट्रबलसम है हमारे लिए झेलना। और मुझे जहां तक उसके बारे में पता है वो यहाँ पर तुम्हारे खिलाफ मूव करना बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं करेगा और हमारे एमसी के हाथों को अपने ऊपर से हटा देती है। लेकिन हमारा एमसी तुरंत उसे समझाता है, उससे क्या लगता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी काउंटर मेजर पर आ चुका हूँ, इसके बारे में पहले मैंने सोच लिया सब कुछ क्या करना चाहिए अब हमें, और मेरे पास ऑलरेडी इसका प्लान है कि आखिरकार हम उनसे निपटेंगे कैसे। ये बात सुनकर सभी कंफ्यूज होते हैं और शौक होते हैं, पूछते हैं कि प्लान कौन सा प्लान। तभी हमारा एमसी समझाते हैं, उससे क्या लगता है कि जैसे सब लोग यहाँ पर अच्छी तरीके से आराम कर लेंगे तो इमीडिएटली मार्च करने के लिए रेडी हो जाना। हम लोग वापस से इस रिवर को क्रॉस करते हैं और हम लोग वापस में क्वाइन नेशन की तरफ रिट्रीट करने वाले हैं। ये सुनने के बाद ये बंदा पूरी तरह से शॉक हो जाता है और समझ नहीं पा रहा होता कि जनरल मैन या फिर करना क्या चाहता है ये बंदा, और पूछता है योर मैजेस्टी मुझे आपकी बात समझ नहीं आई कि हम लोग रिट्रीट क्यों कर रहे हैं। तो एमसी बताता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या समझने वाली जैसी बात नहीं है, तुम सभी लोगों ने पहले ही कहा था ना कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ 1000 लोग हैं, हम लोग जिंग टेरिटरी काफी अंदर आ चुके हैं और हमारा जो एनिमी ट्रूप्स है वो हमारा पीछा करने में लगे हुए हैं, हम यहाँ पर बने रहे तो हमारे लिए सुसाइड के समान होगा। तो जनरल मैन उससे पूछता है लेकिन योर मैजेस्टी हम ऑलरेडी इस बैटल को जीत चुके हैं, हम लोग बिना किसी दिक्कत के इस विक्ट्री को हासिल किया है, वो भी काफी अच्छे नंबरों के साथ। ये बात सुनकर हमारा एमसी मुस्कुराते उससे कहने लगता है कि अगर वाकई में ऐसी बात है वो बस इसलिए था क्योंकि वहां पर टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज था हमारे लिए और हमारी किस्मत भी अच्छी रही। तो मैं वाकई में ऐसा लगता है कि हम कोई बहुत ज्यादा अनस्टॉपेबल वॉरलॉर्ड है जिन्हें हमें कोई भी नहीं रोक सकता, हम बिना किसी दिक्कत के साउदर्न जिंग पर अटैक कर देंगे और जीत लेंगे। है तुमको ज्यादा सोच रहे हो। तभी ली तियानुन काफी ज्यादा एक्साइटमेंट से भरकर चिल्लाते उससे कहने लगता है कि मुझे समझ में आ चुका है कि उस ट्रायल्स के दौरान हिज मैजेस्टी ने फेक किया था रिट्रीट करने का कि वो किस तरीके से इस रिवर को क्रॉस कर देंगे और दुश्मनों को बेवकूफ बना दिया और अपने सभी आर्मी के ट्रूप्स के मोरल को इंक्रीज कर दिया था। और ये वही सेम टैक्टिक का इस्तेमाल कर रहे हो क्या यहाँ पे। लेकिन हमारा एमसी उसका मुंह बंद करता है ली तियानुन का और उससे क्या लगता है कि ओवर थिंकिंग करना बंद कर दो। और उस समय पर वो एक्चुअली में मैं वाकई में लॉस हारना चाहता था जानबूझ के, समझे। वो तो किस्मत अच्छी थी, पता नहीं कैसे वहां पर क्या सिचुएशन हो गई, लेकिन इस बार मैं जानबूझकर और सीरियस हूँ इस मैटर को लेकर। मैं रिट्रीट करना चाहता हूँ इस ईस्टर्न बैंक से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। और बात करें इसके बारे में तो यहाँ पर एक तुम्हें पता ही होगा, यहाँ पर एक समय का हीरो था जिसने सिमिलर प्रीडिकेमेंट यानी सिमिलर सिचुएशन का सामना किया था, जिसको देखकर ली तेनन काफी शौक होता है, उससे पूछने लगता है कि किस तरीके का बंदा है जो कि हमारे योर मैजेस्टी की एडमायरेशन को इतना ज्यादा हासिल कर सकता है। ये बात सुनकर जियाओ आगे आती है, उससे पूछ लगती है लेकिन आखिरकार हम कैसे अपने जो दुश्मन हमारा पीछा करने में लगा हुआ है हम कैसे पॉसिबली उससे पीछे छुड़ा सकते हैं। और जो हमारा पीछा कर रहा है वो जिंग नेशन का जिंग वूशांग है जो कि काफी ज्यादा रेकलेस है और क्रेडिट के लिए काफी ज्यादा ग्रीडी भी। वो डेफिनेटली यहाँ पर पूरी की पूरी अनेक बैटालियन को लेकर आएगा हम पर अटैक करने के लिए, वो भी बहुत ज्यादा जल्दी। अगर हम लोग वापस जाते हुए उनसे उनका मुकाबला हो गया तो हम पूरी तरीके से एनिहिलेट कर दिए जाएंगे उनके द्वारा। ये सुनकर एमसी मुस्कुराते उससे कहने लगता है कि हाँ जिन वूशांग, मेरे पास दिमाग में कुछ आइडियाज है जो कि मैं उसके खिलाफ टेस्ट करना चाहता हूँ। जो हमारा रिट्रीट प्लान है वो अनचेंज रहेगा, हम लोग वापस जाने वाले हैं, लेकिन हम जाने से पहले उनके लिए एक छोटा सा गिफ्ट छोड़ने वाले हैं। और तभी वो वापस से आयना को बुलाता है अपने पास, जिसको देखकर आयना काफी गुस्सा होते चिल्लाते उससे क्या लगती है कि नो वे, मैं बिल्कुल भी तुम्हारा काम नहीं करने वाली हूँ। मेरी जो एबिलिटीज है मैं वापस से तुम उसको यूज करना चाहते हो, मैंने सही कहा ना। मैंने तुम्हारे साथ देना इसलिए सुना था ताकि मैं बैक स्टेप कर सकूं और तुम्हें धोखा दे सकूं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा टूल बनने के लिए नहीं किया था। तभी हमारा एमसी उससे क्या लगता है कि तुम प्रिटेंड करना
बंद करो। तो इतने ज़्यादा दिन हम दोनों ने एक साथ मिलकर गुजारे हैं, मैंने ऑलरेडी तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लगा लिया है। तुम्हें एक्साइटमेंट ज़्यादा पसंद है ना, मैंने बिल्कुल सही कहा ना, तुम्हारे दिल के अंदर तुम्हें काफ़ी ज़्यादा, तुम्हें तुम्हारे बारे में बताता हूँ कि तुम आखिर चाहती क्या हो। तुम कुछ और नहीं बल्कि मैं थ्रिल सीकिंग मास्कोटिस्ट हो और कुछ भी नहीं। और वो वापस से उसके ठुड्डी को पकड़ लेता है जिस एक्साइटमेंट से जिस तरीके से पकड़ता है, और उसे समझाता है पकड़कर, तुम बस मुझसे कहने में लगी हो कि तुम मुझे धोखा देना चाहती हो, मेरे साथ गद्दारा करने चाहती हो। अगर तुमने वाकई में ऐसा किया होता तो मुझे वाकई में ऐसा लगता है कि समझ चुका हूँ मैं तुम अच्छी तरीके से। तुम्हारा जो कुत्ता है ना, वो ऑलरेडी, जैसे अगर तुम्हारा स्लेव है, वो ऑलरेडी हमारे लिए परेशानी खड़ी कर चुका, अब तो होता पूरी की पूरी आर्मी में अभी तक। सही कहा ना मैंने। और जिस तरीके के यहाँ पर जो अन्य एक्सप्रेशन बनाती है, वो मना करने लगती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुम्हें जैसी मौका मिलेगा मैं तुम्हें ऑन द स्पॉट वहीं पर मार दूंगी। मैं बस इंतजार करने में लगी हुई हूँ जब तक तुम्हें बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े। मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ तुम्हें सफर करते हुए। और भाई साहब, जब ये एक्सप्रेशन बनाती है, इससे साफ साफ पता चलता है कि ये वाकई में एक नंबर की मास्कोटिस्ट है। भाई इसकी जो एक्सप्रेशन है वाकई में थ्रिल सीकिंग है। और तुरंत वो वापस से कहने लगती है कि तुम मुझे इस तरीके से टीज करना बंद कर दो। तभी हमारा एमसी अपना अंगूठा उसके मुंह में डालते उससे कहने लगता है कि तुम हमेशा मुझे टीज करने में लगी हुई हो और टेम्प्ट करने में लगी हुई हो ताकि मैं तुम्हें हमेशा पनिश करूं। मैंने बिल्कुल सही कहा ना, तुम्हारे इरादे मुझे सबको समझ में आ चुके हैं। तभी मन में सोचते हुए घबराते हुए कह रही होती है कि जिससे पहले कि मैं ट्रांसमिटेड हुई थी और इस दुनिया में आने के बाद भी किसी भी मैन ने मुझे आज तक इस तरीके से ट्रीट नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ यही एक बंदा है। लेकिन आखिरकार अब मैं क्या करूं, मेरा जो माइंड है वो पूरी तरीके से ब्लैंक हो चुका है। मैं वाकई में इस वक्त बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तभी हमारा एमसी एक चेन निकालता है और उससे क्या लगता है कि जब तक जैसा मैं कहता हूँ तुम उस तरीके से बिहेव करोगी और मेरे हर एक ऑर्डर को फॉलो करोगी, तो तुम्हें इस बारे में बिल्कुल भी समझने की जरूरत नहीं है। जैसा मैं कह रहा हूँ तुम वैसा करो। तुम्हें समझ में आ चुका है? अगर तुम्हें समझ में आ चुका है तो अपने गर्दन को हिलाओ और हाँ बोलो। और हमारा एमसी इस आन्या को अपने चेन से गर्दन से बांध देता है और इसे किसी कुत्ते की तरह ट्रीट करता है। भाई साहब, इसकी जो एक्सप्रेशन होती है इस मूवमेंट पर, वो मैं क्या बोलूं यार। ये कंटेंट भाई साहब बचा भी रहेगा भाई, कॉपीराइट ना पड़े, स्ट्राइक ना दे दे यूट्यूब यार। आगे बढ़ते हैं। इसकी जो एक्सप्रेशन है वो वाकई में समझ गए होंगे सभी लोग, और वो वाकई में हमारा एमसी से कुछ कितने की तरह जानवर की तरह ट्रीट कर रहा है और वो ट्रीट हो भी रही है। और जब किसी की आवाज सुनाई देती है यहाँ पर इस जिन वूशांग को, तभी वो देखकर इसे काफी ज्यादा मुस्कुराता है और देखकर उसे कहने लगता है तू ये है। वो वाकई में जानता है किस तरीके से ट्रिक्स को खिलाया जाए, यहाँ तक कि इस मोमेंट पर भी यहाँ पर इस तरीके से अपने एक्साइटमेंट में निकालने में लगा हुआ है। ऐसा एक्टिंग कर रहा है जैसे कि हम लोग के आने के बाद भी जैसे कि बहुत ज्यादा मजे कर रहा हो ये बंदा। अंदर से अजीब अजीब आवाजें आ रही होती हैं और तभी वो अपनी शेडो टेक्निक का इस्तेमाल कर बिना किसी दिक्कत के उसके अंदर आ जाता है और कहने लगता है मन में सोचते सोचते, ये ऐसे प्रिटेंड कर रहा है जैसे कि एक्चुअली में केयरलेस हो और मेरे लिए ट्रैप्स बिछा कर रखा गया है। इससे ये पता चलता है कि ये बंदा कितना ज्यादा कमजोर है। सिर्फ और सिर्फ इसके पास एक आर्मी है ओल्ड, वीक और बीमार लोगों की। सिर्फ और सिर्फ ऐसे कमजोर लोग ही होंगे जो कि इस फेक ब्रावाडो पर बिलीव करेंगे। और वो काफी एक्साइटमेंट से पूरी आर्मी लेकर उस पर चढ़ बैठता है। लेकिन तभी वॉच टावर पर किसी को नोटिस करता है और उसे देखकर ये कहने लगता है कि ओह, जिस तरीके से हिलने में लगे हुए हैं, इन्हें वाकई में ऐसा लगता है कि हम लोग इस बात पर भरोसा कर लेंगे। इस डमीज का यूज करने में लगा हुआ है ये बंदा, इन सभी के सभी डमीज को ब्लास्ट कर दो। तभी उनका एक सोल्जर डमीज के पास जाता है तो वो जाकर देखता है कि वहां पर एक तलिस्मान लगा हुआ है और जैसे ही उसके क्लोज जाता है तभी वहां पर एक बहुत जोरदार धमाका होता है, जिसको देखकर वो सोल्जर कंफ्यूज और शॉक हो जाता है। और उस धमाके के साथ एक अजीब तरह की गैस बाहर निकलती है, जिसको देखकर वो कंफ्यूज और शॉक हो जाता है और वो काफी मुस्कुराता है इसका लीडर और कहने लगता है कि जो ट्रैप्स हैं वो कुछ भी नहीं है किसी हंटर की ट्रिक्स के लिए, ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और पूरी की पूरी आर्मी को, इसका घमंड के कारण वो अपनी पूरी आर्मी को अटैक करने के लिए ऑर्डर दे देता है और कहता है कि सभी के सभी ट्रैप्स को डिस्ट्रॉय कर दो यहाँ पे। और जैसे वो सभी ट्रैप्स को डिस्ट्रॉय करना चालू करते तो पूरे का पूरा बॉस टावर नीचे गिर जाता है। और दूसरी तरफ तभी हमारे एमसी को दिखाया जाता है जहां पर हमारा एमसी किस तरीके से अपनी लाइफ को पूरी तरीके से एंजॉय कर रहा है। ले भाई साहब, सिर्फ और सिर्फ आने नहीं बल्कि मैं जिया, खैर आशा तो वो पहले ही, मतलब समझ रहे हो ना, पहली प्यार में पड़ चुकी थी। इस बार तो जिया को भी ना छोड़ा इस बंदे ने। जहां पर आशा उससे कहने लगता है कि योर मैजेस्टी, जो मेरे ट्रैप्स है वो ऑलरेडी टूट चुके हैं, यानी कि एक्टिवेट हो चुके हैं। और जैसे ये बात हमारे एमसी को पता चलती है तो वो डेविल्स वाली स्माइल मारता है और कहने लगता है कि जो फिश है वो उसने बैट ले ली है, वो हमारे जाल में फंस चुकी है। चलो अब हमारी बारी है वर्क करने की, स्टार्ट करने की। और इसी सरप्राइज के साथ इस पार्ट की और इस सीरीज के जो लास्ट चैप्टर था जो तो रिलीज हुआ है अभी तक, वो यहीं पर मैं खत्म करता हूँ। मैंने सारे के सारे चैप्टर इसके एक्सप्लेन कर दिए हैं और आगे अगर नए चैप्टर्स आते हैं तो हम इसे कंटिन्यू जरूर करेंगे, तो आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपको ये सीरीज काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और जब तक इसके नए एपिसोड आएंगे तब तक हम कुछ नया देखते हैं। आप लोग कमेंट करके मुझे जो भी बताना, जो भी लास्ट तक देख रहा है वो बताना कि आपको क्या सी सीरीज ज़्यादा पसंद है एक्सप्लेन करने के लिए। आप कमेंट करके बता सकते हो सीरीज का नाम, बस ऐसी सीरीज का नाम बताना जो कि किसी ने एक्सप्लेन ना की हो। पहले सर्च कर लेना उस सीरीज को किसी ने एक्सप्लेन ना किया हो, क्योंकि क्या ना
अगर एक्सप्लेन्ड है तो कोई मतलब भी नहीं, कोई देखता भी नहीं है। तो बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि आप कुछ अच्छा नाम लेना प्लीज़ यार, प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि सिर्फ वही नाम बताना जो कि एक्सप्लेन ना हो। तो उम्मीद करता हूँ आज के लिए अच्छी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सीनारा एंड साइनिंग आउट। और अपना ख्याल रखिएगा गाइस, बाय बाय।